ओके, सो आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल द नूर ऑफ लॉ। जैसा कि आपको पता है कि दैट वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद पार्ट 1 ऑफ द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 एंड टुडे वी विल बी डीलिंग विद द पार्ट 2 फॉर द सेम। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना है सेक्शन नंबर 27 से। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज मेक श्योर यू सी पार्ट 1, ठीक है, एंड ओनली देन you jump on to this video. And for your information, I would also like to inform you that I am already taking BNSS classes in the evening at 7. So जिनको भी अभी भी ज्वाइन करनी है क्लासेस, they can very well join those classes. उस क्लास में that class is very interactive in nature. I ask you questions in that class from the previous part that we have covered in the earlier video. Okay, through Google Meet the classes operate, and whosoever wants to join it now, you will get the recorded lectures for the previous ones, and for the new ones you can join me live at 7 p.m. sharp in the evening. Okay, so now we are studying here from section number 27, no action for infringement of unregistered trademark. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर तो आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है ना, देन तो वेरी वेल यू वुड हैव दैट राइट टू फाइल अ सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट, बट अगर that trademark is unregistered in nature, then you cannot file a suit for the infringement of the same. Even for that matter, अगर दूसरा person आपके ट्रेडमार्क को यूज कर रहा है ना, still you cannot file a suit against him. No person shall be entitled to institute any proceeding to prevent or to recover damages for the infringement of an unregistered trademark. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास कोई भी रेमेडी नहीं होगी। आपके पास ये रेमेडी होगी which is passing off. ये कॉमन लॉ रेमेडी है, ठीक है, इट इज अ कॉमन लॉ रेमेडी नॉट डिपेंडेंट ऑन रीजन. सो इट प्रोटेक्ट्स गुडविल बट नॉट रजिस्ट्रेशन. So you will have the remedy for passing off, going for passing off, but you cannot file a suit for to prevent or to recover damages for the infringement of the unregistered trademark. सेक्शन 28 किस बारे में बात करता है? राइट्स कॉन्फर्ड बाय रजिस्ट्रेशन. ठीक है, अब ये बताता है कि जब एक बार आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर हो गया है, तो उसके बाद आपको कौन कौन सी राइट्स मिल जाती हैं. सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क शैल इफ वैलिड गिव टू द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ द ट्रेडमार्क द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द ट्रेडमार्क. उसके पास एक एक्सक्लूसिव राइट आ जाता है टू यूज दैट ट्रेडमार्क इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच उसको रजिस्टर किया गया है, एंड टू ऑब्टेन रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट. एंड कल को अगर उस ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उस पर्सन के पास ये राइट आ जाता है कि वो सूट फाइल कर सकता है उसके इन्फ्रिंजमेंट के लिए. द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द ट्रेडमार्क गिवन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड लिमिटेशंस. ऑब्वियसली उस पे जो भी कंडीशंस एंड लिमिटेशंस लगी होंगी एट द टाइम ऑफ द ड्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट ट्रेडमार्क, वो कंडीशंस और लिमिटेशंस को तो फॉलो करना ही होगा, दैट इज मैंडेटरी. ठीक है. Clause 3, where two or more persons are registered proprietors of trademarks. अब दो या दो से ज्यादा अगर registered proprietors हैं उस trademark के, which are identical with or nearly resemble each other, the exclusive right to the use of any of those trademarks shall not except as far as their respective rights are subject to conditions or limitations. जो conditions और limitations हैं उनको तो subject to वो रहेंगे ही, but अब जैसे दो registered proprietors हैं, so they cannot gain monopoly to use that trademark, क्योंकि वो दोनों ही रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर्स हैं. वो सू कर सकते हैं आउटसाइडर्स को, बट नॉट ईच अदर, है ना. इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड यूजर वर्सेस रजिस्टर्ड यूजर. ठीक है, क्योंकि दोनों के पास ही राइट्स हैं. Be deemed to have been acquired by any one of those persons as against any other of persons merely by the registration of trademarks, but each of those persons, एक दूसरे के अगेंस्ट में राइट नहीं है, but each of those persons has otherwise the same rights as against other persons not being the registered users, मतलब outsiders by way of permitted use as he would have if he were the sole registered proprietor. जैसे उसके पास वही सेम राइट्स होंगे जैसा उसके पास तब होते जैसे अगर वो सोल प्रोप्राइटर होता. जस्ट बिकॉज दे आर टू रजिस्टर्ड यूजर्स, टू परमिटेड यूजर्स, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. उनके पास
उसी तरीके से राइट्स अक्रू होंगे जैसे कि एक सोल रजिस्टर्ड यूजर के पास होते, ठीक है। अगर उसके राइट की इंफ्रिंजमेंट होती, अगर उसके ट्रेडमार्क की इंफ्रिंजमेंट होती, तो दे कैन बोथ सू द आउटसाइडर्स द सेम वे। सेक्शन 29 क्या बात करता है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स। अब क्या यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स का, a registered trademark is infringed by a person who not being the registered proprietor, ना तो वो registered proprietor है, ना तो owner है, ना तो वो एक ऐसे person है using by way of permitted use, ठीक है, ना ही उनको permit किया गया है to use that trademark in the course of trade, a mark which is identical with or deceptively similar to, now that person is using such a mark जो बहुत ज्यादा identical है या फिर is deceptively similar to the trademark, ठीक है, इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड, ठीक है, एंड इन सच मैनर एज टू रेंडर द यूज ऑफ द मार्क लाइकली टू बी टेकन एज बीइंग यूज्ड एज अ ट्रेडमार्क। A registered trademark is infringed by a person who not being the registered proprietor or a person using by way of permitted use uses in the course of trade a mark which because of its identity, किन तरीकों से वो infringement हो सकता है, या तो ये देखो identity of the trademark, आइडेंटिकल है ट्रेडमार्क बिल्कुल, प्लस सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, गुड्स सिमिलर नेचर के हैं एंड जो ट्रेडमार्क है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है, इस तरीके से इंफ्रिंजमेंट हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, सिमिलर ट्रेडमार्क है एंड जो गुड्स हैं वो भी सिमिलर हैं, ठीक है, या फिर आइडेंटिकल ट्रेडमार्क, बिल्कुल सेम ट्रेडमार्क प्लस बिल्कुल सेम नेचर ऑफ गुड्स, आइडेंटिकल गुड्स, ठीक है। तो ये वाला जो केस है, इस केस में तो प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, ये सी वाले केस में तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इट इज लाइकली टू कॉज कंफ्यूजन अमंग द पार्ट ऑफ द पब्लिक, ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक, क्योंकि दिस इज आइडेंटिकल ट्रेडमार्क प्लस आइडेंटिकल नेचर ऑफ गुड्स, ठीक है, इज लाइकली टू कॉज कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक और विच इज लाइकली टू हैव एन एसोसिएशन विद द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो इन तरीकों से इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का। एंड सी क्लॉज में तो इवन देयर इज नो नीड ऑफ प्रूफ, ठीक है। A registered trademark is infringed by a person who, not being the registered proprietor or a person using by way of permitted use, uses in the course of trade a mark which is identical with or similar to the registered trademark and is used in relation to goods and services which are not similar to those। अब मान लो goods तो different हैं लेकिन ट्रेडमार्क वो सेम यूज कर रहा है, नो डाउट कि गुड्स डिफरेंट हैं, ठीक है। अब टाटा है, इट इज रजिस्टर्ड फॉर कार, स्टील एटसेट्रा, ठीक है, बट दैट पर्सन इज यूजिंग द सेम मार्क फॉर व्हाट, क्लोथिंग। ये बोल रहा है कि द सेम मार्क दैट इज टाटा इज यूज्ड फॉर क्लोथिंग। अगर इस चीज से भी है ना, एंड में लिखा है द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैज अ रेप्यूटेशन इन इंडिया and the use of mark without due cause takes unfair advantage or is detrimental to the distinctive character। obviously अगर टाटा ब्रांड की क्लोथिंग कल को आ जाती है मार्केट के अंदर, कोई पर्सन क्लेम करता है दैट इट इज टाटा क्लोथिंग, है ना, तो अनफेयर एडवांटेज उस ब्रांड को मिलेगा, इट इज प्लस इट इज डेट्रीमेंटल या फिर इट इज डेट्रीमेंटल टू द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर जो टाटा होल्ड करता है, ठीक है, या इसकी रेप्यूटेशन को डेट्रीमेंटल है वो चीज, so that is why it is also not allowed। A registered trademark is infringed by a person if he uses such registered trademark as his trade name। अब मान लो वो मार्क तो नहीं यूज कर रहा वही सेम, बट वो उस मार्क को एज अ नेम यूज कर रहा है फॉर हिज ट्रेड, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, यूजिंग टाटा टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। नाउ ही इज यूजिंग टाटा एज अ नेम टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, ट्रेड नेम ही ये रख रहा है वो, ठीक है, in order to attract customers, so this also is not allowed, है ना। this is heart of delusion क्योंकि unfair advantage है, you are riding on the goodwill of some other brand, है ना, तो this is also barred। now clause 6 ये किस बारे में बात करता है, for the purposes of this section a person uses a registered trademark if in particular he affixes it to the goods or the packaging thereof
offers or exposes goods for sale, puts them on the market or stocks them for purposes under the registered trademark, या फिर offers or supplies services under the registered trademark. अब वो क्या कर रहा है, वो इस तरीके का मार्क यूज कर रहा है सो दैट उसको आप किसी भी चीज पे अफिक्स कर रहे हो, गुड्स पे या पैकेजिंग पे, ठीक है, या ऑफर कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है गुड्स फॉर सेल बाय द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्क, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स गुड्स अंडर दैट मार्क, यूजेस द रजिस्टर्ड मार्क ऑन बिजनेस पेपर्स और इन एडवर्टाइजिंग, किसी भी तरीके से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, बिजनेस पेपर्स के थ्रू, यू आर शोइंग दैट दैट मार्क बिलोंग्स टू यू एंड दैट मार्क, उसी मार्क की ही वो गुड्स हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू द गुड्स इटसेल्फ. तो क्वालिटी वगैरह पे उसके आप एलेज कर रहे हो दैट इट इज टाटा लेवल क्वालिटी, क्योंकि आप उसको दिखा रहे हो. यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर मार्क ऑन द गुड्स, ऑन द पैकेजिंग ऑफ द गुड्स, एंड देन you are either offering or exposing the goods for sale. So this is also not allowed. Clause 7 क्या बात करता है, a registered trademark is infringed by a person who applies such a registered mark to a material intended to be used for labeling or packaging goods. अब उनको पता है कि वो जो मटेरियल है उसको कल को यूज किया जाएगा, ठीक है, गुड्स के लिए, उसकी लेबलिंग के लिए, उसके पैकेजिंग के लिए, तो या तो एज अ बिजनेस पेपर और फॉर एडवर्टाइजिंग गुड्स और सर्विसेज provided by such person, when he applied the mark, knew or had reason to believe that the application of the mark was not duly authorized by the proprietor or licensee. और उस पर्सन को ये नॉलेज है या फिर रीजन टू बिलीव है कि उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, ना तो उसको प्रोप्राइटर ने इस चीज के लिए अलाउ किया है, ना लाइसेंसी ने ही ऐसा कोई उसको यूज के लिए उसको राइट दिया है, ठीक है. A registered trademark is infringed by an advertising of that trademark if such advertising takes unfair advantage of or is contrary to the honest practices in industrial or commercial matters. It is contrary to the honest practices, ठीक है, ill will is involved, it is taking unfair advantage, is detrimental to its distinctive character or is against the reputation of the trademark. तो this is not allowed even for that matter. अगर आप advertising भी कर रहे हो, it is still an infringement of the mark because it is taking some unfair advantage, ठीक है. देखो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल यूजिंग गूगल इन एड्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, एक ब्रांडिंग दे रहे हो, है ना, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, व्हेन एक्चुअली यू आर नॉट यूजिंग दैट ऑनेस्टली, you are taking unfair advantage of the term Google here. Where the distinctive या फिर where the distinctive elements of a registered trademark consist of or include words, the trademark may be infringed by the spoken use of those words as well as by their visual representation. अब जरूरी नहीं है कि वो words का सिर्फ visual representation के तरीके से ही वो बार माना जाएगा. Even for that matter, अगर आप बोल भी रहे हो उस चीज को, you are claiming that to be of Tata क्वालिटी या फिर टाटा के गुड्स है ना, even for that matter if it is not displayed there or is not visually represented there, it even includes words, the speaking of those words, spoken use of those words, and reference in this section to the use of mark shall be construed accordingly. So you need not write or print a mark, even speaking it in commercial context is a breach. सेक्शन नंबर 30 किस बारे में बात करता है, लिमिट ऑन इफेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. अब ये किस बारे में बात, लिमिट्स ऑन इफेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. नथिंग इन सेक्शन 29 शैल बी कंस्ट्रूड एज प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बाय एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग गुड्स और सर्विसेज एज दोज ऑफ प्रोप्राइटर प्रोवाइडेड द यूज. अब यहाँ पे ना कुछ लिमिट्स दी गई हैं कि कब वो ब्रीच नहीं माना जाए, ठीक है, कब ऐसा नहीं माना जाएगा कि दैट ट्रेडमार्क इज गेटिंग ब्रीच्ड. इज इन अकॉर्डेंस विद ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस इन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मैटर्स, अगर वो ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस से अडियर कर रहा है तो, ठीक है. इज नॉट सच एज टू टेक अनफेयर एडवांटेज और डेट्रीमेंटल टू द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर और रिप्यूट ऑफ द ट्रेडमार्क, देन इट इज अलाउड. अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज नॉट इन्फ्रिंज्ड वेयर the use in relation to goods or services indicates the kind, quality, quantity, intended purpose. अब मान लो जैसे हमने अर्लियर देखा था, है ना, कि कोई भी डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट यूज नहीं हो सकता एज अ ट्रेड मार्क, बट अगर आप अपनी ट्रेड डिस्क्रिप्शन में जैसे नॉर्मली ये यूज किया जा रहा है दैट दिस प्रोडक्ट इज शुगर फ्री,
या फिर दिस प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक. सो दिस इज नॉट बैड. This tells us about the kind, the quality, the quantity, the intended purpose, the geographical origin के बारे में अगर कुछ लिखा गया है, the time of production of the goods or of rendering of services, this is not bad. A registered trademark does not get infringed अगर आपने अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में ये चीजें मेंशन की हैं तो. ठीक है. A trademark is registered subject to any conditions or limitations. The use of the trademark in any manner in relation to be goods to be sold or otherwise traded in any place. इसमें कुल मिला के ये बात की गई है, जैसे अगर आपने दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन आपकी लिमिटेड है ओनली टू दिल्ली, तो अगर आउटसाइड द दिल्ली कोई पर्सन उसी मार्क को यूज कर रहा है देन दैट इज नॉट इन्फ्रिंजमेंट. तो मतलब कंडीशन और लिमिटेशन थी आपके मार्क पे दैट इज रजिस्टर्ड ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ दिल्ली. तो अगर बाहर उसके है ना कोई भी मार्क का यूज होता है सो दैट इज नॉट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क. दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड अंडर क्लॉज बी. The use by a person of a trademark in relation to goods connected in the course of trade with the proprietor or a registered user of the trademark, if as to those goods or a bulk of which they form part, the registered proprietor or the registered user conforming to the permitted use has applied the trademark and has not subsequently removed or obliterated it. A permitted use is not infringement. If that particular proprietor has allowed you to use that mark and जब आपने वो यूज किया उस मार्क को that consent was still there and it was not withdrawn. ठीक है. और has expressly or impliedly consented to the use of that trademark, then obviously it is not infringement, it is permitted use. In relation to services, ये हमने देखा पॉइंट इन रिलेशन टू गुड्स, ये सेम पॉइंट है इन रिलेशन टू सर्विसेज टू विच द प्रोप्राइटर ऑफ सच मार्क हैज असेंटेड, है ना, हैज कंसेंटेड. क्लॉज डी. The use of the trademark by a person in relation to goods adapted to form part of or to be accessory to other goods or services. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे ये बात की जा रही है, अगर कोई पर्सन ये क्लेम करे कि ये जो चार्जर है, ठीक है, this charger is of HP laptop itself और उसकी ब्रांडिंग करे एज HP, then that is wrong. But अगर वो सिर्फ इतना बोले कि this charger can be used for HP laptops, तो this is not bad. ठीक है. तो there is a difference, right? क्योंकि वो उस चीज का सेम ब्रांड नहीं दे रहा है, उस चीज को ये क्लेम नहीं कर रहा है. जैसे होंडा है, a company makes car seat covers which are suitable for Honda City car. तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो हम कार कवर्स बना रहे हैं, they are suitable for Honda City. They are nowhere claiming them to be the actual Honda City सर्विस प्रोवाइडर्स की हम तो उन्हीं के लिए एक्चुअल में उन्हीं के ब्रांड की तरफ से हैं एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू द सीट कवर्स. ठीक है. देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ. ठीक है. फॉल्सली कुछ भी एलेज यहाँ पे नहीं किया जा रहा है. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दिस चार्जर कैन बी यूज्ड फॉर HP लैपटॉप्स, सो दिस इज अलाउड. ठीक है. In order to indicate that the goods or services are so adapted then and neither the purpose nor the effect of the use of trademark is to indicate otherwise. ठीक है. The use of the registered trademark being one of two or more trademarks registered under this act which are identical or nearly resemble each other in exercise of the right to use of that trademark given by registration under this act. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर दो पर्सन्स के पास है ना, टू पर्सन्स have registered the same marks, similar marks या फिर identical marks या फिर ऐसे marks which nearly resemble to each other, तो फिर वो एक दूसरे के खिलाफ infringement फाइल नहीं कर सकते हैं, है ना. They have both have the right to use that mark, but हाँ outsiders के against they have the right. So the use of registered mark being one of the two or more trademarks registered under this act which are identical or nearly resemble each other in exercise of the right to use of that trademark given by the registration under this act. इस एक्ट ने अगर रजिस्ट्रेशन का राइट उनको दिया है, रजिस्टर करवाया है उनका ट्रेडमार्क, then very well both of them have the right to use that mark. Where the goods bearing a registered trademark are lawfully acquired by a person. अब कोई पर्सन गए, ठीक है, किसी भी ब्रांड का उन्होंने क्लोथिंग या फिर शूज वगैरह कुछ परचेज किया एंड नाउ दैट पर्सन इज फर्दर ट्रांसफरिंग दैट प्रोडक्ट टू सम अदर पर्सन, ठीक है, थ्रू सेल और अदरवाइज.
तो फिर नाउ दैट पर्सन इज अलाउड टू डील विद दोज गुड्स इन दैट मैनर, क्योंकि लॉफुल एक्विजिशन किया है उसने उन गुड्स का, है ना। तो वही यहाँ पे बोला गया है, द सेल ऑफ द गुड्स इन द मार्केट और अदरवाइज डीलिंग इन दोज गुड्स बाय दैट पर्सन हु हैज लॉफुली acquired those goods by a person claiming under or through him is not infringement of the trademark by reason only of the registered trademark having been assigned by the registered proprietor to some other person after the acquisition of those goods। ठीक है, क्योंकि रजिस्टर्ड प्रोपराइटर ने ही तो वो आगे मार्केट में वो प्लेस की गुड्स for the purchase, है ना, the goods having been put in the market under the registered trademark by the proprietor or with his consent. So that person has went there, bought those goods and then further transferred that goods. So it is totally fine. Subsection 3 तब नहीं लगेगा अगर there are legitimate reasons for the proprietor to oppose further dealings in the goods। मान लो उसने ऐसा क्लेम करते हुए कि these shoes are from Adidas, कि मैंने इनको genuinely buy किया है from the market and these are from Adidas brand, बट एक्चुअली वो उसकी क्वालिटी को डिट्योरेट करके पैक करके फिर आगे ट्रांसमिट कर रहा है उन गुड्स को, देन दैट इज नॉट अलाउड वेयर द कंडीशन ऑफ द गुड्स हैज बीन चेंज्ड और इम्पेयर्ड आफ्टर दे हैव बीन पुट ऑन द मार्केट। ठीक है, एक बार उनको मार्केट में जब प्लेस कर दिया गया तो उसके बाद उनके उनके प्रोपोजिशन में या फिर उसकी क्वालिटी में चेंज करके इम्पेयर करके उनको, एंड नाउ दे आर फर्दर ट्रांसमिटेड, सो दैट इज नॉट अलाउड। सेक्शन 31 किस बारे में बात कर रहा है? Registration to be prima facie evidence of validity। जो registration है उससे क्या समझ में आता है? एक बार when the product is registered, है ना, तो that itself is the prima facie evidence कि that is valid in all legal proceedings। फिर चाहे कोई भी legal proceedings हो relating to trademark registered under this act, including section 57, the original registration of the trademark and of all the subsequent assignments and transmission of the trademark shall be prima facie evidence of the validity thereof। In all legal proceedings as aforesaid, a registered trademark shall not be held to be invalid on the ground that it was not a registrable trademark under section 9, except upon evidence of distinctiveness and that such evidence was not submitted to the registrar before registration। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, even for that matter अगर registration तो हो गया उस मार्क का, पर अभी तक भी उस आर्टिकल ने, उस ट्रेड मार्क ने कोई डिस्टिंक्टिवनेस एक्वायर नहीं की है, तो दैट कैन बी चैलेंज्ड। तो ये विंडो एक ओपन रखी गई है कि सेक्शन 9 के ग्राउंड्स के बेसिस पे वेदर द ट्रेडमार्क इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर या फिर नॉन डिस्टिंक्टिव इन नेचर, तो इन ग्राउंड्स पे स्टिल दैट ट्रेडमार्क कैन बी चैलेंज्ड, एक्सेप्ट कि एविडेंस प्रोड्यूस किया जाए ऑफ द डिस्टिंक्टिवनेस। अगर ये एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, and that such evidence was not submitted to the registrar before registration, and अगर उन्होंने प्रूव कर दिया कि before registration इन्होंने ऐसा कोई भी एविडेंस ना तो सबमिट किया था, if it is proved that the trademark had been so used by the registered proprietor or his, अगर वो ये दिखा दे कि वो registered proprietor के द्वारा उसको यूज किया जा रहा था या फिर उनके प्रीडिसेसर ने उनको यूज किया था, जो कि उसको एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर दे रहे हैं कि उनके पूर्वजों के द्वारा वो ट्रेडमार्क यूज किया जा रहा था, दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर, फिर उनका ब्रीच नहीं माना जाएगा, लेकिन तब वो चैलेंज नहीं हो सकता। बट अगर वो ये सब नहीं प्रूव कर पाए एंड ये प्रूव दूसरी पार्टी कर दे कि अभी तक भी इन्होंने कोई भी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर एक्वायर नहीं किया है इनके ट्रेडमार्क को एंड इसको गलत तरीके से रजिस्टर किया गया है, देन वेरी वेल दैट कैन बी चैलेंज। बट अदरवाइज जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, अगर वो रजिस्टर हो चुका है ट्रेडमार्क, तो दैट इटसेल्फ इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द वैलिडिटी। प्रोटेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस इन सर्टेन केसेस। अब यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, ये हम दोनों ना सेक्शन साथ में पढ़ेंगे। ये सेक्शन 32 फर्दरेंस में ही क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर कोई ट्रेडमार्क ओरिजिनली तो वो वीक था एंड इट वाज नॉट डिस्टिंक्टिव, ठीक है, बट उसको लेटर टेक, मतलब ये नहीं बोला जा सकता कि उसको टेक डाउन के लिए नहीं बोला जा सकता इफ आफ्टर रजिस्ट्रेशन बट बिफोर द लीगल चैलेंज, कि किसी पर्सन ने, अपोजिट पार्टी ने लीगल प्रोसीडिंग्स फाइल की कि दिस ट्रेडमार्क इज नॉन डिस्टिंक्टिव एंड इसका रजिस्ट्रेशन गलत है, लेकिन जब उन्होंने ये प्रोसीडिंग फाइल की और पहले रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका था, तो इस टाइम गैप के दौरान अगर उस मार्क ने, उस ट्रेडमार्क ने एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑलरेडी अक्वायर कर लिया है एंड अब उसकी वो रेप्यूटेशन बन चुकी है वो मार्केट में, दैट इट हैज अक्वायर्ड दैट डिस्टिंक्टिवनेस, नाउ दैट कैन नॉट बी चैलेंज, नाउ दैट कैन नॉट बी टेकन डाउन।
So where a trademark is registered in breach of subsection 1, ki माना कि that was registered in breach of section 9 sub clause 1, but it shall not be declared invalid if in consequence of the use which has been made of it, it has after registration and before the commencement of any legal proceedings challenging the validity of such registration acquired a distinctive character in relation to the goods or services for which it is registered. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसका ध्यान रखना है. सेक्शन 33 किस बारे में बात करता है? इफेक्ट ऑफ एक्विसेंस वेयर अ प्रोप्राइटर ऑफ एन अर्लियर ट्रेडमार्क, ठीक है, एक प्रोप्राइटर है अर्लियर ट्रेडमार्क के, हैज एक्विज्ड फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 इयर्स इन द यूज ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. अब कोई और पर्सन उनके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को यूज कर रहे थे और उनको ये चीज का पता था, अर्लियर ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर को ये पता था, ठीक है. Being aware of that use, he shall no longer be entitled on the basis of that earlier trademark to apply for the declaration that the registration of trademark is invalid, later trademark is invalid. अब उनको पता है कि पहले मैंने ये रजिस्टर करवाया मार्क एंड कोई और पर्सन इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, रजिस्टर उन्होंने करवा लिया है मार्क फॉर दैट मैटर, ठीक है. लेकिन अगर उन्होंने 5 साल तक वो चुप रहे, ही वॉज साइलेंट इवन आफ्टर बीइंग अवेयर ऑफ दैट यूज, तो फिर अब उनका जो अधिकार है वो उनके पास नहीं रहेगा टू चैलेंज इट, टू अपोज द यूज ऑफ द लेटर ट्रेडमार्क इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज इन रिलेशन टू व्हिच इट हैज बीन यूज्ड अनलेस द रजिस्ट्रेशन ऑफ द लेटर ट्रेडमार्क वाज नॉट अप्लाइड इन गुड फेथ. ये एक एक्सेप्शन है कि अनलेस गुड फेथ नहीं था, ठीक है, देन इट कैन बी चैलेंज्ड. अगर जो दूसरी पार्टी है जिसने लेटर ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर किया, अगर उसके केस में गुड फेथ इन्वॉल्व नहीं था, है ना, तब that can still be challenged, but otherwise it cannot be challenged. Where the subsection 1 applies, the proprietor of the later trademark is not entitled to oppose the use of earlier trademark or as the case may be the exploitation of the earlier right, notwithstanding that the earlier trademark may no longer be invoked against his later trademark. Obviously जो earlier trademark जिसके पास already registered है वो यूज तो कर सकते हैं अपने ट्रेडमार्क को, वेरी वेल, ठीक है, उनके पास राइट है टू यूज दैट ट्रेडमार्क जैसे कि वो करते आ रहे थे, पर उनके पास अब ये राइट नहीं है कि वो उसको चैलेंज कर पाए. लेटर ट्रेडमार्क जो यूज कर रहे हैं उनको चैलेंज करने का अब उनके पास वो अधिकार नहीं बचता है, ठीक है. यहाँ पे 5 इयर्स वाला जो टर्म है वो आप ध्यान रखना, ठीक है. यहाँ पे हमने देखा ना ये फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, अगर 5 साल तक उन्होंने चुप्पी साधी हुई है तो नाउ दे हैव लॉस्ट देयर राइट टू चैलेंज इट. अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 34 की तरफ. सेक्शन 34 टॉक्स अबाउट सेविंग फॉर वेस्टेड राइट्स. Nothing in this act shall entitle the proprietor or a registered user of the registered trademark to interfere with or restrain the use by any person of a trademark identical with or nearly resembling in relation to goods or services in relation to which that person or a predecessor in the title of it has continuously used that trademark from the date prior. अब देखो, अब इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है पहले पढ़ते समय कि इसमें क्या बोला गया है. देखो, इसमें ये बोला जा रहा है कि यूज आप कर रहे थे उस मार्क को पहले, लेकिन रजिस्टर जाके मैंने करवा लिया उसको पहले, तो क्या मैं अब आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऐसा आपको बोल सकती हूँ कि अब आप यूज क्यों कर रहे हो? कैन आई चैलेंज द यूज जो कि आप कर रहे हो उस ट्रेडमार्क का यूज? मैंने जाकर के फटाफट उसको रजिस्टर करवा लिया, आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ था, बट यू वर स्टिल यूजिंग दैट मार्क, सो नो आई कैन नॉट चैलेंज, है ना, क्योंकि बिफोर द रजिस्टर्ड ओनर यू वर ऑलरेडी यूजिंग दैट मार्क. तो अर्लियर यूजर is given preference over the registered user. इस सेक्शन में हमें यही समझना है, ठीक है. Nothing in this act shall entitle the proprietor or a registered user of a registered trademark to interfere with or restrain the use by any person of a trademark identical with or nearly resembling it in relation to goods or services in relation to which that person or a predecessor in title of it has continuously used that trademark from a date prior to the use of the first mentioned trademark in relation to those goods or services by the proprietor. जो डेट प्रोप्राइटर ने जिस डेट से उसको रजिस्टर करवाया उसके पहले से ही, है ना, टू द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट मेंशन ट्रेडमार्क, उसके पहले से वो लोग उसको यूज कर रहे थे, ठीक है.
whichever is the earlier, and the registrar shall not refuse on such use being proved to register the second mentioned trademark by reason only of the registration of the first mentioned trademark. ठीक है, तो फिर अब इस ग्राउंड पे रजिस्ट्रार जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकते टू रजिस्टर द सेकंड मेंशन्ड ट्रेडमार्क, कि जस्ट बिकॉज रजिस्ट्रेशन हो चुका है फर्स्ट मेंशन ट्रेडमार्क का, तो अब हम आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, क्योंकि आप यू वर द वन हु वाज ओरिजिनली यूजिंग दैट ट्रेडमार्क इवन बिफोर दैट ट्रेडमार्क गॉट रजिस्टर्ड। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि किसी और ने जाकर के उसको पहले रजिस्टर करवा लिया, यू विल नॉट बी बार्ड, रजिस्ट्रार शैल नॉट रिफ्यूज ऑन दिस ग्राउंड। ठीक है, इफ सच यूज इज प्रूव्ड कि यू वर कंटिन्यूअसली यूजिंग दैट ट्रेडमार्क बिफोर दैट ट्रेडमार्क इवन गॉट रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब सेक्शन 35 पे आ जाते हैं। Saving for the use of name, address or description of goods or services. Nothing in this act shall entitle the proprietor or a registered user or a registered trademark to interfere with any bona fide use by a person of his own name or that of his place of business, or of the name or the name of place of business, or of any of his predecessors in business, or of the use by any person of bona fide description of the character or quality of his goods or services. अब इसमें क्या बोला जा रहा है, मान लो किसी पर्सन ने कोई कंपनी, कोई अपना ट्रेड मार्क का ऐसा नेम रखा जो कि आपके पूर्वजों के नाम से मिलता जुलता है, एंड यू वांट योर प्रेडिसेसर्स नेम टू बी योर ट्रेडमार्क। ठीक है, अब आपका कोई इलविल नहीं है इसमें, आपका गुड फेथ इन्वॉल्व है, यू आर बोनाफाइडली वांटिंग टू कीप दैट नेम फॉर योर ओन बिजनेस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के वो नेम रख रहे हो। अब जैसे नॉर्मल नेम्स है, मान लो रॉयल, किसी ने रजिस्ट्रेशन ले लिया इस मार्क का, इवन फॉर दैट मैटर इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, बट किसी ने ले लिया है ना, रॉयल हो गया, फ्रेश हो गया, प्योर हो गया, तो दैट डज नॉट अफेक्ट योर राइट, यू कैन स्टिल यूज दैट बट ओनली इफ यू हैव दैट बोना फाइडी। ठीक है, नथिंग इन दिस एक्ट शैल एंटाइटल द प्रोप्राइटर और रजिस्टर्ड यूजर ऑफ अ ट्रेडमार्क टू इंटरफेयर विद एनी बोना फाइडी यूज बाय अ पर्सन of his own name or that of his place of business, or of the name of the place of business of any predecessors in business, or the use by any person of any bona fide description of the character or quality of his goods or services. ठीक है, सेक्शन 36 किस बारे में बात करता है, सेविंग फॉर वर्ड्स यूज्ड एज नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आर्टिकल और सब्सटेंस और सर्विसेज। The registration of a trademark shall not be deemed to have become invalid by reason only of any use after the date of the registration of any word or words which the trademark contains or which it consists as a name or description of an article or substance or service, provided that if it is proved either that there is a well-known and established use of the said word as the name or description of the article or substance by a person or persons carrying on trade therein, not being used in relation to goods or services connected in the course of the trade. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यूजुअली क्या होता है कि एक बार अगर रजिस्टर हो गया ट्रेडमार्क, और अगर बाद में ऐसा पाया जाता है कि वो जो वर्ड जिसका रजिस्ट्रेशन, जो ट्रेडमार्क जो रजिस्टर हुआ, वो बाद में वो वर्ड बहुत ज्यादा कॉमन यूजेज में आ चुका है वो वर्ड। ठीक है, अब मान लो जैसे जेरोक्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब किसी ने ट्रेडमार्क ही अपना रख लिया जेरोक्स, रजिस्टर करवा लिया जेरोक्स। अब कोई नॉर्मल पार्लेंस में भी उन वर्ड्स को इतना ज्यादा यूज कर रहा है कि हम अगर फोटोस्टेट कॉपी की शॉप पे है ना, फोटोस्टेट की शॉप पे हम जाते हैं और हम वहां बोलते हैं कि हमें जेरोक्स चाहिए, तो दैट वर्ड हैज बिकम वेरी कॉमन आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट मार्क, दैट वर्ड हैज बिकम वेरी कॉमन, एंड किसी एक पर्सन के पास उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो क्या अब दूसरे पर्सन को उस वर्ड को यूज करने से मना किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब आफ्टर रजिस्ट्रेशन, देखो यूजुअली दिस इज नॉट अ ग्राउंड, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि दैट हैज बिकम वेरी कॉमन, दैट देयर इज अ वेल नोन एंड एस्टैब्लिश्ड यूज ऑफ द सेड वर्ड, तो फिर इस केस में इफ इट इज प्रूव्ड, तो फिर वो हट जाएगा उसके पास से जो रजिस्ट्रेशन है। आगे हम देखेंगे इसका प्रोसीजर, उसको ना रॉन्ग एंट्री की तरह ट्रीट किया जाता है, एज इफ कि वो रॉन्ग एंट्री कर दी गई थी इन द ट्रेडमार्क रजिस्टर, एंड उसको हटाया जाता है, एंड फिर जो एक्सक्लूसिव राइट है उसके ओनर के पास वो नहीं रहता है।
और इसकी सेकंड सिचुएशन ऐसी है कि अगर वो आर्टिकल या फिर सब्सटेंस पहले वो फॉर्मरली मैन्युफैक्चर्ड था अंडर अ पेटेंट दैट अ पीरियड ऑफ 2 years और मोर आफ्टर द सीजर ऑफ द पेटेंट, उस पे पेटेंट था, अब 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, और उसका पेटेंट ऑलरेडी हैज elapsed एंड नाउ 2 or more years हो गए हैं, ठीक है, वहां उस डेट से। एंड अब वो जो वर्ड है एक प्रैक्टिकल यूजेज में आ चुका है, बहुत कॉमन पार्लेंस में उसका यूज हो रहा है, ठीक है। देन द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई। अब 2 क्या बोलता है, वेयर द फैक्ट्स मेंशन्ड इन क्लॉज ए और क्लॉज बी ऑफ द प्रोवाइजर टू द सबसेक्शन 1 आर प्रूव्ड। अगर ये क्लॉजेज में से कोई भी क्लॉज अगर प्रूव हो गया है फॉर द पर्पसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 57, इफ द ट्रेडमार्क कंसिस्ट सोली ऑफ सच वर्ड्स द रजिस्ट्रेशन, अगर वो सिर्फ ट्रेडमार्क के अंदर वही वर्ड्स इंक्लूडेड थे जो प्रूव हो चुके हैं टू बी यूज्ड इन कॉमन पार्लेंस नाउ, या फिर ये बी वाला क्लॉज अगर उनके रिलेशन में प्रूव हो चुका है तो वो पूरा का पूरा राइट हट जाएगा। सो फार एज रिगार्ड्स द रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द आर्टिकल और सब्सटेंस इन क्वेश्चन और ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज शैल बी डीम्ड एन एंट्री रॉन्गली रिमेनिंग ऑन द रजिस्टर। तो ऐसा माना जाएगा कि वो गलती से वो एंट्री अभी भी रखी हुई है रजिस्टर के अंदर, अभी भी पड़ी हुई है, इट हैज नो सेंस नाउ, ठीक है, तो उसको हटा हुआ माना जाएगा। For the purposes of any other legal proceedings related to trademark, if the trademark consists solely of such words, तो सारे rights खत्म हो जाएंगे उस proprietor के, अगर solely such words included थे। लेकिन अगर मान लो उस trademark owner proprietor के पास वो words का usage भी registered था प्लस कोई logo भी था उसका, तो वो logo का right अभी भी रहेगा उसके पास, बट ये words वाला right उसके पास vanish हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि इफ द ट्रेडमार्क कंटेन सच वर्ड्स एंड अदर मैटर, ऑल सच राइट ऑफ द प्रोप्राइटर टू द यूज ऑफ सच वर्ड्स शैल इलैप्स, ठीक है। पर ये लोगो को लेकर के राइट अभी भी रहेगा इन रिलेशन टू द आर्टिकल और सब्सटेंस टू एनी गुड्स ऑफ द सेम डिस्क्रिप्शन और टू द सर्विस ऑफ एनी सर्विसेज ऑफ द सेम डिस्क्रिप्शन एज द केस रिक्वायर्स शैल बी डीम्ड टू हैव सीज्ड ऑन द डेट व्हिच द यूज मेंशन्ड इन क्लॉज ए ऑफ द प्रोवाइजर टू द सबसेक्शन 1 फर्स्ट बिकेम वेल नोन, ठीक है, जब से वो वेल नोन हुआ एंड एस्टैब्लिश्ड और एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 years मेंशन्ड इन क्लॉज बी। तो क्लॉज बी में हमने 2 years का देखा कि जैसे ही वो 2 years एक्सपायर हुए, खत्म हुए, तब से माना जाएगा कि नाउ दैट पर्सन डज नॉट हैव एनी राइट पर्टेनिंग टू दोज वर्ड्स, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 4A। तो ये जो चैप्टर है ना, बेसिकली चैप्टर 4A, इट डील्स विद व्हाट स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क्स थ्रू इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन। अब ये बेसिकली इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, इसको गवर्न करता है मैड्रिड प्रोटोकॉल। पहले क्या होता था, मैड्रिड अग्रीमेंट, नाउ द न्यू ट्रीटी इज कॉल्ड मैड्रिड प्रोटोकॉल। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि कंट्रीज कुछ साथ में आती हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज दे कम टुगेदर एंड दे डिसाइड कि जो भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वो करवाएंगी वो सारे कंट्रीज के अंदर उसका प्रोटेक्शन रहेगा उनके पास, ठीक है। और स्पेसिफिकली जो अग्रीमेंट था उसमें मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज लिमिटेड मेंबर्स हुआ करते थे उसमें, बट जो प्रोटोकॉल है इट इज ओपन टू मेनी कंट्रीज लाइक इंडिया, यूके, यूएसए, है ना। तो दैट इज व्हाई मोस्टली कंट्रीज टुडे फॉलो द प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये हुई इसकी बात। सेक्शन 36A क्या बात करता है, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट इन केस ऑफ इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अंडर मैड्रिड प्रोटोकॉल। द प्रोविजंस ऑफ ये सारे जो चैप्टर के प्रोविजंस हैं दे शैल अप्लाई टू इंटरनेशनल एप्लीकेशंस एंड इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशंस। जो भी इंटरनेशनली रजिस्टर करवाना चाहते हैं अपने ट्रेडमार्क्स को, है ना, तो वो फिर मैड्रिड प्रोटोकॉल के थ्रू दे कैन अप्लाई। 36B talks about definitions. In this chapter, unless the context otherwise requires, application से क्या मतलब है, जैसे इस एक्ट के अंदर भी है ना, पहले एप्लीकेशन फाइल होती है फॉर रजिस्ट्रेशन, तो बेसिक एप्लीकेशन जैसे सेक्शन 18 के अंदर इस एक्ट के अंदर फाइल होती है, तो एप्लीकेशन। लेकिन हम बात करते हैं अगर इन रिलेशन टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है, ऐसा स्टेट जिसके साथ हमारी गवर्नमेंट की अग्रीमेंट होती है ना, ऐसे स्टेट जिसके साथ वी हैव म्यूचुअली अग्रीड। Or a contracting organization means an application made by a person who is a citizen of or is domiciled in or has a real and effective industrial or commercial establishment in that contracting state, है ना। इससे क्या मतलब है, एप्लीकेशन इस पर्सन के द्वारा, ऐसे सिटीजन के द्वारा लगाई जा रही है हु इज डोमिसाइल्ड इन और हु हैज अ रियल एंड इफेक्टिव इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट उस कंट्रैक्टिंग स्टेट के अंदर, और अ स्टेट विच इज अ मेंबर ऑफ दैट कंट्रैक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एज द केस में भी, ठीक है।
फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस क्लॉज रियल एंड इफेक्टिव इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट का क्या मतलब है, मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी एस्टैब्लिशमेंट जहां पे कोई बोनाफाइडी इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल एक्टिविटी अकर हो रही है, एंड नीड नॉट नेसेसरीली बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नीड नॉट बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। बेसिक एप्लीकेशन से क्या मतलब है, एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क दैट इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 18 एंड व्हिच इज यूज्ड एज द बेसिस फॉर अप्लाइंग फॉर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन। तो पहले क्या होता है कि अगर इंडिया के किसी सिटीजन को मान लो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन लेना है, तो पहले उनको दिखाना पड़ेगा ना कि इट हैज ऑलरेडी अ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क व्हिच हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 18 एंड द रजिस्ट्रेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, है ना। देखो रजिस्ट्रेशन, ये जो मैंने अभी आपको बात बोली ना कि रजिस्ट्रेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, इसको टेक्निकली मत लेना। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है मीन्स एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क फाइल्ड अंडर सेक्शन 8, फाइल्ड लिखा है। आपको मिली हो रजिस्ट्रेशन या ना मिली हो, ये अभी हम आगे के प्रोविजंस में देखेंगे, ठीक है। बेसिक रजिस्ट्रेशन मींस द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क अंडर सेक्शन 23, जैसे कि इसके अंदर सेक्शन 23 में बात की जाती है व्हेन द रजिस्ट्रेशन इज एक्चुअली प्रोवाइडेड, तो उसी तरीके से इंटरनेशनल जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए अप्लाई करने के लिए भी इट मींस द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क अंडर सेक्शन 23 एंड व्हिच इज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर अप्लाइंग फॉर एन इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन। उसी को एज अ बेसिस दिखाया जाता है इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन। कॉमन रेगुलेशन से क्या मतलब है, ऐसे रेगुलेशंस कंसर्निंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैड्रिड प्रोटोकॉल। कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी दैट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूरोपियन यूनियन वगैरह। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ये हो गया। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मीन्स अ कंट्री पार्टी टू द मैड्रिड प्रोटोकॉल, है ना, कोई भी कंट्री जो पार्टी है टू द मैड्रिड प्रोटोकॉल उसी को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। जस्ट तो ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन था, जो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लिखा है ना, दिस मीन्स ग्रुप ऑफ कंट्रीज ज्वाइनिंग मैड्रिड प्रोटोकॉल। ठीक है। इंटरनेशनल एप्लीकेशन मीन्स द एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन और फॉर एक्सटेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन। अब जैसे इंटरनेशनल एप्लीकेशन का ये भी मतलब हो सकता है कि आप पहली बार इंटरनेशनली कुछ रजिस्टर करवा रहे हो कोई मार्क, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले that mark got registered for so and so country but now you want to extend that protection to other from for other countries as well, है ना। तो उस लिए भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। इंटरनेशनल ब्यूरो से क्या मतलब है, विप्को। This is the international bureau that deals with all these cases of trademarks etc. means the international bureau of the world intellectual property organization, ये सारे intellectual property rights वगैरह के साथ डील करता है इंटरनेशनली। इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क इन द रजिस्टर ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो इफेक्टेड अंडर द मैड्रिड प्रोटोकॉल। मैड्रिड अग्रीमेंट से क्या मतलब है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अर्लियर इट वाज मैड्रिड अग्रीमेंट व्हिच इज द ओल्डर ट्रीटी, मींस द मैड्रिड अग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स adopted at Madrid on 14th day of April 1891 as subsequently revised and amended। मैड्रिड प्रोटोकॉल से क्या मतलब है, ये है adopted at Madrid on 27 June 1989, this is of 1891, this is of 1989। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैड्रिड अग्रीमेंट वाज ओपन टू लिमिटेड कंट्रीज बट मैड्रिड प्रोटोकॉल इज ओपन टू larger number of countries and that is why many countries are part of Madrid protocol। 36C trademark registry to deal with international applications notwithstanding anything contained in subsection 3 of section 5, an international application shall be dealt with by the head office of the trademark registry। जब कोई international application जा रहा है ना, तो सबसे पहले जो वहां की ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री है वो देखेगा उस एप्लीकेशन को, है ना, ताकि कि प्रॉपर तरीके से वो एप्लीकेशन फॉर्मुलेटेड है या नहीं है। और सच ब्रांच ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्री एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट स्पेसिफाई। 36 डी इंटरनेशनल एप्लीकेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया
where an application for registration of a trademark has been made under section 18. section 18 के अंदर हमने देखा था एप्लीकेशन फाइल होती थी फॉर रजिस्ट्रेशन, तो अगर उसी सेक्शन के अंदर फाइल हुई है या फिर कोई ट्रेडमार्क हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 23, the applicant or registered proprietor may make an international application on the form prescribed by the common regulations for international registration of that trademark. तब फिर वो eligible हो जाते हैं वो person to further apply for international registration on the basis of that, है ना. A person holding an international registration may make an international application on the form prescribed by the common regulations for extension of the protection. ये भी वो बोल सकते हैं कि मुझे एक्सटेंड करवानी है ये प्रोटेक्शन टू फॉर अदर कंट्रीज एज वेल. International application under subsection 1 or subsection 2 shall designate the contracting parties where the protection resulting from international registration is required. तो स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा ना. It needs to be specified कि किन कंट्रीज के लिए आपको प्रोटेक्शन को एक्सटेंड करना है. The registrar shall certify in the prescribed manner that the particulars appearing in the international application correspond to the particulars. अब उनको रजिस्ट्रार को ये सारी चीजें सर्टिफाई करनी होंगी कि जो भी पर्टिकुलर्स थे ऑलरेडी सेक्शन 18 वाली एप्लीकेशन के अंदर या फिर जो रजिस्ट्रेशन उनको दिया गया सेक्शन 23 के अंडर, क्या वो मैच कर रहे हैं इंटरनेशनल एप्लीकेशन के साथ. एंड शैल इंडिकेट द डेट एंड नंबर ऑफ दैट एप्लीकेशन और द डेट एंड नंबर ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन एज वेल एज द डेट एंड नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर विच द रजिस्ट्रेशन रिजल्टेड एज द केस may be, and shall within the prescribed period forward the international application to the bureau itself. Where at any time before the expiry of 5 years of international, this is very important, ठीक है. अगर ऐसा पाया जाता है कि अभी इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन जस्ट ग्रांट हुआ ही है एंड उसके 5 साल के अंदर अंदर ही, अभी 5 साल एक्सपायर नहीं हुए फ्रॉम द डेट द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन टुक प्लेस, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 5 years ओनली, व्हाट हैपेंस इज कि जो उसका, अब जैसे इंडिया के अंदर उस ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी दे दिया गया था, ठीक है, एंड देन ओनली दैट पर्सन वाज फर्दर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन. अब वंस दैट पर्सन इज ग्रांटेड द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन, अभी 5 साल नहीं हुए कि उसका इंडिया के अंदर वाला रजिस्ट्रेशन जो है ट्रेडमार्क का वो रिवोक कर दिया गया या फिर वो विथड्रॉ कर लिया गया, कैंसिल कर दिया गया या एक्सपायर हो गया, तो फिर क्या होगा, उसका जो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन है वो भी सीज हो जाएगा टू हैव इफेक्ट. यही बोला जा रहा है क्लॉज 5 के अंदर, ठीक है. Whether such registration has been transferred to another person or not, the application under section 18 or the registration under section 23 as the case may be has been withdrawn, cancelled or has expired or has been finally refused in respect of all or some of the goods or services listed in international registration, the protection resulting from such international registration shall cease to have effect. ठीक है. Provided that where an appeal is made against the decision of registration and an action requesting the withdrawal or application or an opposition of the application has been initiated before the expiry. अब मान लो ये किस इंस्टांस के बारे में बात करता है कि अब देखो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन तो मिल गया, ठीक है, उसके 5 years के विद इन नो डाउट कोई रिजल्ट नहीं आया, बट जो एक्चुअल इंडिया के अंदर जो पर्सन ने ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री ले रखी थी ना, उस पर्सन के अगेंस्ट ओपोजिशन ने सूट फाइल किया कि उनका रजिस्ट्रेशन जो दिया गया है दैट इज नॉट राइटली गिवन, है ना, और उन्होंने इन्फ्रिंज किया है कुछ और वो राइट बेसिस पे नहीं दिया गया है उनको. अब वो 5 साल के अंदर अंदर वो डिसीजन नहीं आया, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर उनके खिलाफ वो सूट फाइल हो गया था फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन उनकी अपनी कंट्री के अंदर, फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो हमने लिया, ठीक है. तो सूट तो फाइल हो गया था, चाहे वो डिसीजन 5 साल के बाद आया, बट ऐसा माना जाएगा कि दैट स्टैंड्स रिवोक्ड, इवन द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन जो है वो रिवोक्ड मानी जाएगी, यही यहाँ पे बोला जा रहा है. Any final decision resulting into withdrawal, cancellation या expiration or refusal shall be deemed to have taken place before the expiry of 5 years. क्योंकि सूट तो तभी फाइल हो गया था ना, डिसीजन पेंडिंग था, डिसीजन बाद में आया, 5 years के बाद में आया, तो you cannot take the benefit of that fact, है ना. The registrar shall during the period of 5 years beginning with the date of international registration transmit to the international bureau every information. जो भी information है clause 5 के लेकर के वो दी जाएगी. Registrar shall notify the international bureau the cancellation to be effected to an international registration keeping in view the current status of the basic application. तो इसका कुछ नहीं, इतना ही बोला जा रहा है कि सारे जो अपडेट्स हैं वो रजिस्ट्रार उनको देता रहेगा टाइम टू टाइम. 36E
इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशंस वेयर इंडिया हैज बीन डेजिग्नेटेड। अब कोई कंट्री है, कोई कंट्री के पर्सन है, वो चाहते हैं कि उनका जो ट्रेडमार्क है वो प्रोटेक्शन उसकी इंडिया के अंदर भी वो चाहते हैं, दे वांट टू एक्वायर प्रोटेक्शन इन इंडिया एज वेल। द रजिस्ट्रार शैल आफ्टर रेसिप्ट ऑफ एडवाइस फ्रॉम इंटरनेशनल ब्यूरो, जब उनको इंटरनेशनल ब्यूरो से पता चलता है अबाउट एनी इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन वेयर इंडिया हैज बीन डेजिग्नेटेड, जहां पे इंडिया को डेजिग्नेट किया गया है बाय सम अदर पर्सन to get protection over there, keep a record of the particulars of that international registration in the prescribed manner। सारे रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाएंगे। अब आगे तो अब इंडिया की अथॉरिटीज, जो इंडिया के रजिस्ट्रार हैं, उनका सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है ना कि वेदर टू ग्रांट प्रोटेक्शन टू दैट रजिस्टर दैट ट्रेडमार्क और नॉट, है ना, इन इंडिया एज वेल। So where after recording the particulars of any international registration refer to in subsection 1, registrar अगर satisfied हैं that yes in the circumstances of the case the protection of trademark in India should, ये satisfied है कि it should not be granted or such protection should be granted subject to conditions or limitations जो कि additional है या different है from the conditions or limitations which were already imposed at the time of international registration, जिस टाइम पे वो एक्सेप्ट की गई थी। He may after hearing the applicant if he so desires refuse grant of protection and inform the international bureau कि हम नहीं देंगे प्रोटेक्शन। और इनको कितने टाइम के अंदर अंदर उनको इन्फॉर्म करना है? 18 months from the date on which the advice referred in subsection 1 was received। ठीक है, जिस दिन उनको पता चला इस बारे में, उनको ये चीज सामने आई कि यस दिस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क इज वांटिंग प्रोटेक्शन इन इंडिया एज वेल, उस दिन से लेकर के 18 months के अंदर अंदर दे हैव टू रिप्लाई इट बैक टू द इंटरनेशनल ब्यूरो। Where the registrar finds nothing in the particulars of international registration to refuse grant of protection, जहां पे उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से रिफ्यूज करना चाहिए, then he shall within the prescribed period cause such international registration to be advertised in the prescribed manner। तो फिर वो क्या करेंगे, उसको एडवर्टाइज किया जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रार फाइनली, क्योंकि लोगों बताना भी तो जरूरी है ना इंडिया के अंदर कि यस दिस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क इज being given the protection within India as well। The provisions of sections 9 to 21 जो हमने ऊपर पढ़े हैं ना, 63, 74 जो आगे हैं, shall apply mutatis mutandis in relation to international registration as if such international registration was an application for registration of trademark under section 18। When the protection of international registration has not been opposed, अब या तो वो international registration की जो protection है ना, तो वो या तो किसी ने अपोज नहीं की, या फिर जो टाइम पीरियड था फॉर ऑपोजिशन वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। द रजिस्ट्रार देन शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 18 months ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एडवाइस अंडर सबसेक्शन 1 नोटिफाई, उसको इंटरनेशनल ब्यूरो को वो नोटिफाई करेंगे कि यस दे आर एक्सेप्टिंग द एक्सटेंशन ऑफ प्रोटेक्शन विद इन इंडिया एज वेल। ठीक है, एंड इन केस द रजिस्ट्रार फेल्स टू नोटिफाई, तो ऐसा माना जाएगा कि उसको प्रोटेक्शन दे दी गई है मार्क को। ठीक है, where a registered proprietor of the trademark makes an international registration of that trademark and designates India, the international registration from the date of the registration shall be deemed to replace the registration held in India। मान लो किसी पर्सन के पास ऑलरेडी इंडिया के अंदर his trademark is registered, ठीक है, ऑलरेडी, लेकिन अब वो क्या करते हैं, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई करते हैं, एंड वहां पे भी जो डेजिग्नेट करते हैं प्लेस जहां पे उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, उसमें वो इंडिया को डेजिग्नेट कर देते हैं एज अ प्लेस वेयर दे वांट प्रोटेक्शन। तो अब जो उनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है इंडिया के अंदर, उसको रिप्लेस्ड माना जाएगा, एंड वहां पे क्या माना जाएगा कि दिस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क इज इंटरनेशनली रजिस्टर्ड। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो इंडिया के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन था ट्रेडमार्क का, वो वाले राइट्स उनके खत्म हो जाएंगे, वो राइट्स तो रहेंगे ही ऑब्वियसली, बस उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्टर के अंदर किस तरीके से लिखा जाएगा, एंट्री किस तरीके से होगी, इट हैज बीन इंटरनेशनली रजिस्टर्ड। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड अंडर क्लॉज 6। आप पढ़िएगा, बिल्कुल यही लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है इसमें। क्लॉज 7, a holder of international registration of trademark who designates India and who has not been extended protection in India shall have the same remedy which is available to any person making an application for registration of trademark under section 18 and which has not resulted in registration under section 23। इसमें क्या बोला जा रहा है, अब कोई अगर पर्सन इंडिया में भी अप्लाई करते हैं ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन के लिए, बट अगर उनको नहीं दिया जाता है रजिस्ट्रेशन, है ना, नहीं करवाया जाता है, उनके मार्क को नहीं रजिस्ट्रेट
रेशन मिलता है, तो उसी तरीके की रेमेडी जो इस पर्सन के पास होगी वही सेम रेमेडी किस पर्सन के पास होगी अगर कोई पर्सन इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन सीख कर रहे हैं, प्रोटेक्शन सीख कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने डेजिग्नेट किया है इंडिया एज द प्लेस वेयर दे विश टू हैव प्रोटेक्शन, बट अगर तब उनको रिफ्यूज किया जाता है तो सेम रेमेडी जो नॉर्मली इंडिया के अंदर विद इन जो होगी वही सेम उनके पास भी होगी. Where at any place before the expiry of period of 5 years of an international registration, whether such registration has been transferred to another person or not, the related basic application, or as the case may be, the basic registration in a contracting state other than India has been withdrawn or cancelled or has expired or has been finally refused in respect of all or some of the goods or services listed in the international registration. तो फिर इससे क्या है, the protection resulting from such international registration in India shall cease to have effect. तो obviously अगर वहां पे वो रिमूव कर दी गई है प्रोटेक्शन, तो फिर जो प्लेस उन्होंने डेजिग्नेट की थी वहां पे भी जो उनको बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 5 इयर्स वाला टाइम पीरियड बहुत जरूरी है. ठीक है, अगर विद इन दिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड उनकी वो रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दी जाती है इन द बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इटसेल्फ अदर देन इंडिया हैज बीन विथड्रॉन, देन इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन इन इंडिया शैल आल्सो सीज टू हैव इफेक्ट. ठीक है. सेक्शन 36F, क्योंकि अगर हमने ऑलरेडी जो हमने बात की थी, हमने ये बात की थी कि अगर इंडिया के अंदर उनको प्रोटेक्शन ऑलरेडी मिला हुआ था ट्रेडमार्क को, है ना, और इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन के 5 साल के अंदर अंदर अगर इंडिया के अंदर वो रिवोक हो गई उनकी प्रोटेक्शन, उनको बोल दिया गया कि या तो विथड्रॉ कर ली गई या फिर उनका एक्सपायर हो गया वो पीरियड जो कि था ट्रेडमार्क के रिलेशन में, है ना, तो अगर ऐसा हो गया तब ऑब्वियसली फिर वो जो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन भी है जिसके 5 साल अभी कंप्लीट भी नहीं हुए थे, तब वो भी रिवोक्ड माना जाएगा. और इस क्लॉज में स्पेसिफिकली क्या बोला जा रहा है, वही सेम चीज बोली जा रही है, बट दिस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, इसमें व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इज रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, कि जो सिचुएशन हमने इंडिया के बारे में पढ़ी उसी बेसिस पे अगर इंडिया में प्रोटेक्शन दिया गया था या फिर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन करवाया गया था इन इंडिया, है ना, इंडिया के अंदर प्रोटेक्शन एक्सटेंड की गई थी इस बेसिस पे कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के अंदर तो उसको प्रिविलेज मिला हुआ है, ट्रेडमार्क उनका रजिस्टर्ड है, लेकिन अब अगर वो ट्रेडमार्क उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के अंदर ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है या फिर वो रिवोक हो चुका है, तो अब फिर इंडिया के अंदर भी उसको रिवोक्ड ही माना जाएगा. दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड अंडर क्लॉज 8. 36F, इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन. अब क्या इफेक्ट होते हैं इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन के? फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क where India has been designated or date of recording in the register of International Bureau about the extension of the protection resulting to India, the protection of trademark in India shall be same as if the trademark had been registered in India. तो उसी तरीके से जैसे कि एक ट्रेडमार्क इंडिया के अंदर रजिस्टर होता है उसी तरीके से उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगी जो कि इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन के थ्रू प्रोटेक्शन ग्रांट की गई है इन इंडिया. The indication of class of goods and services given by the applicant shall not bind the registrar with regard to the determination of the scope. अब just because उन्होंने specifically applicant ने अप्लाई किया है कि इन goods and services के लिए उन्होंने इंडिकेट किया है रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन, इससे रजिस्ट्रार बाउंड नहीं है, वो डिसाइड करेंगे एट द एंड ऑफ द डे कि स्कोप ऑफ द प्रोटेक्शन क्या देना है, ट्रेडमार्क का क्या रहेगा स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज कवर्ड होंगी. ठीक है, उसमें 36G किस बारे में बात करते हैं, ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन. International registration of a trademark at the International Bureau shall be for a period of what 10 years. 10 साल के लिए वो protection रहेगा and may be renewed for a period of 10 years from the expiry of the preceding period. इसकी एक्सपायरी से पहले पहले अगले 10 साल के लिए भी इसको रिन्यू किया जा सकता है. सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ सरचार्ज प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स, अ ग्रेस पीरियड ऑफ 6 months shall be allowed for renewal of the इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन. अब मान लो इसकी एक्सपायरी से पहले पहले नहीं कर पाते हैं, अगर रिन्यू नहीं कर पाए, है ना, तो फिर 6 months का ग्रेस पीरियड भी अलाउ किया जाता है इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द रिन्यूअल. चैप्टर 5 असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन के बारे में बात करता है. असाइनमेंट हमने देखा था सेल वगैरह करना है ना, सेल ऑफ द ट्रेडमार्क फर्दर टू सम अदर पर्सन. ट्रांसमिशन क्या था, थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ अगर वो ट्रांसमिट किया जा रहा है ट्रेडमार्क फर्दर, है ना, डिवोल्यूशन वगैरह. 37 पावर ऑफ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर टू असाइन एंड गिव रिसिप्ट्स. ऑब्वियसली जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर हैं, जो ओनर हैं उस ट्रेडमार्क के, वो आगे उस ट्रेडमार्क को असाइन कर सकते हैं
विद कंसिडरेशन, वो कंसिडरेशन ले सकते हैं पैसा लेकर के, रेसिप्ट के साथ वो जो ट्रेडमार्क है उसके साथ उसमें डील कर सकते हैं. दे कैन फर्दर सेल इट. द पर्सन फॉर द टाइम बीइंग एंटर्ड इन द रजिस्टर एज प्रोप्राइटर ऑफ द ट्रेडमार्क शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड टू एनी राइट्स अपीयरिंग फ्रॉम द रजिस्टर to be vested in any other person have the power to assign the trademark and to give effectual receipts for any consideration of such assignment. 38 के इस बारे में बात करता है assignability and transmittability of registered trademarks. Notwithstanding anything in any other law to the contrary, a registered trademark shall, subject to the provisions of this chapter, be assignable, assign किया जा सकता है, and transmittable whether with or without the goodwill of the business. तो यहाँ पे किस बारे में बात की जा रही है कि असाइनेबल तो है, नो डाउट, ट्रांसमिसिबल भी है, लेकिन ऐसा भी किया जा सकता है कि वो विद गुडविल दे रहे हैं या फिर वो विदाउट गुडविल दे रहे हैं. दिस ऑप्शन दैट प्रोप्राइटर हैज, ठीक है, टू ट्रांसफर इट विद गुडविल और विदाउट गुडविल of the business concerned, and in respect either of all goods or services in respect of which the trademark is registered or of some goods or services. ये भी कर सकते हैं कि किन्हीं parts of goods के लिए वो आगे जो ट्रेडमार्क है वो सेल कर रहे हैं एंड किन्हीं पार्ट्स के लिए वो अपने पास रख रहे हैं. So this provision the proprietor has. 39 assignability and transmittability of unregistered trademarks. अब क्या unregistered trademarks भी आगे सेल किए जा सकते हैं, क्या वो भी transmissible हैं? Yes. An unregistered trademark may be assigned or transmitted with or without the goodwill of the business concerned. Similar तरीके से with या without goodwill, this can also be done. Section 40. Restriction on assignment or transmission where multiple exclusive rights would be created. अब इस तरीके का असाइनमेंट या ट्रांसमिशन अलाउड नहीं किया जाता है जहां पे क्या हो सकता है, कंफ्यूजन अराइज हो सकती है पब्लिक को. ऐसा हो सकता है कि जो मल्टीपल एक्सक्लूसिव राइट्स आप क्रिएट कर दे रहे हो, एक साइड पे आप बोल रहे हो ए इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज गुड्स एंड एक साइड पे आप बोल रहे हो कि बी इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस पर्टिकुलर सनफ्लावर ऑयल विच इज ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड. एंड अब क्या है, अब ए आपने दिल्ली के अंदर ए को ये राइट्स दे दिए, मुंबई के अंदर बी को राइट्स दे दिए. अब कोई पर्सन ने दिल्ली में वही सेम ऑयल यूज किया है, सनफ्लावर ऑयल, एंड ही इज बिलीविंग कि वो जो सनफ्लावर ऑयल है वो अगर मुंबई में जाते हैं वो उस क्वालिटी पे भरोसा रखते हुए मुंबई में भी सेम ऑयल खरीद लेते हैं. ठीक है, किसको बेस बनाते हुए कि उन्होंने वो ऑलरेडी ऑयल यूज कर चुके हैं एंड उनको उनकी क्वालिटी अच्छी लगी थी उस ऑयल की. लेकिन अब क्या होता है, अब वो वहां पे जाकर के ऑयल खरीदते हैं एंड अब उनको वो अच्छा नहीं लगता एंड दे गेट डिसीव्ड बाय दिस, दे गॉट कंफ्यूज्ड, क्योंकि वो जो बी है ही इज अ सेपरेट मैन्युफैक्चरर एंड ए इज अ सेपरेट मैन्युफैक्चरर एंड बोथ हैव द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर द सेम. सो ऐसी चीजें नहीं अलाउ की जाती हैं. तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन सेक्शन 38 and 39, a trademark shall not be assignable or transmissible in a case in which as a result of the assignment or transmission there would be in circumstances subsist, whether under this act or any other law, exclusive rights in more than one of the persons concerned to the use in relation to same goods or services, same description of goods or services or description of services which are associated with each other, of trademarks nearly resembling each other and of identical trademark if having regard to the similarity of the goods and services and to the similarity of the trademarks, the use in exercise of those rights would likely deceive or cause confusion. ठीक है, provided that an assignment or transmission shall not be deemed to be invalid under this subsection if the exclusive rights subsisting as a result thereof in the persons concerned respectively are having regard to limitations imposed thereon, such as not to be exercisable by two or more persons in relation to goods to be sold or otherwise traded in within India, otherwise than for export therefrom or in relation to goods to be exported to the same market outside India. अब अगर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जस्ट बिकॉज है ना, ये जो हमने जनरल रूल पढ़ा इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि इस पे भी बार है कि कोई अगर गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाना है आउटसाइड इंडिया तो उसके लिए मल्टीपल, मतलब एक तो है कि पर्सन इज डीलिंग विद इन इंडिया तो उसके पास अलग से ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड, बट अगर किसी ऐसे पर्सन को बी को ये राइट दिया जा रहा है कि यू कैन गेट योर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ओनली फॉर द गुड्स which are used for export business, that is goods sent outside India,
or in relation to services for use at any place in India or any place outside India in relation to services available for acceptance in India. ठीक है, तो ये चीज की जा सकती है क्योंकि इससे क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर. The proprietor of a registered trademark who proposes to assign it may submit to the registrar in the prescribed manner a statement setting out the case, the circumstances, and the registrar may issue him a certificate. अब अगर कोई भी ऐसा असाइन करना है उनको ट्रेडमार्क, है ना, तो उनको क्या है, पहले पूछना पड़ेगा ना रजिस्ट्रार से. उसके लिए जो रजिस्ट्रार है उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे कि यस दिस असाइनमेंट इज फाइन एंड यू कैन फर्दर असाइन द ट्रेडमार्क. him a certificate stating whether having regard to the similarity of the goods, कि हमने देखा with regard to the similarity of the goods or services and of the trademarks referred in the case, the proposed assignment would or would not be invalid under subsection 1. कि उन्होंने सारा अच्छे से देख परख के उन्होंने फाइनली ये डिसीजन पे पहुंचे कि सबसेक्शन 1 को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है आपका असाइनमेंट, and a certificate so issued shall subject to appeal and unless it is shown that the certificate was obtained by fraud or misrepresentation, unless and until ये दिखा दिया जाए कि वो जो सर्टिफिकेट है वो फ्रॉड के थ्रू लिया गया या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिया गया, तो फिर दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. तब तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट किया जा सकता है उस चीज को. लेकिन अदरवाइज अगर वो सर्टिफिकेट मिल गया जेन्युइन सर्कमस्टेंसेस के अंदर, देन इट शैल बी कंक्लूसिव एज टू द वैलिडिटी और इनवैलिडिटी अंडर सबसेक्शन 1 of the assignment, and so far as such validity or invalidity depends upon the facts set out in the case. तो फिर otherwise उसको conclusive माना जाएगा. ठीक है. Section 41, restriction on assignment or transmission when exclusive rights would be created in different parts of India. Notwithstanding anything in section 38 and 39, a trademark shall not be assignable or transmissible in a case in which, as a result of the assignment or transmission, there would be in the circumstances subsist, whether under this act or any other law, an exclusive right in one of the persons concerned to the use of the trademark, limited to the use in relation to goods to be sold or otherwise traded in any place in India, or in relation to services for use or services अवेलेबल फॉर एक्सेप्टेंस इन एनी प्लेस इन इंडिया. इसमें यही बोला जा रहा है कि सेम मतलब इंडिया के अंदर ही अलग अलग पर्संस को राइट्स नहीं दिए जा सकते विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिकल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, कि अगर ट्रेडमार्क या फिर जो एसोसिएटेड सर्विसेज हैं एक दूसरे से, कमर्शियली कनेक्टेड सर्विसेज हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है द सेम गुड्स और सर्विसेज, द सेम डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सर्विसेज व्हिच आर एसोसिएटेड विद दोस गुड्स और गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन. जैसे हमने एग्जांपल देखा था दिल्ली और मुंबई वाला कि सेम सनफ्लावर ऑयल इज बीइंग सोल्ड बाय ए एंड सेम इज बीइंग सोल्ड बाय बी बाय द सेम नेम सनफ्लावर ऑयल. दिस कैन नॉट बी अलाउड. Limited to use in relation to goods to be sold or otherwise traded in, services for use or available for acceptance in any other place in India, provided that in any such case on application in the prescribed manner by the proprietor of the trademark who proposes to assign it, or by a person who claims that registered mark has been transmitted to him or a predecessor in title of his since the commencement of this act, the registrar, if he is satisfied. अब रजिस्ट्रार का सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए उनको लगता है कि ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट अलाउड लेकिन इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो फिर वो अप्रूव कर सकते हैं इस असाइनमेंट या फिर ट्रांसमिशन को. एंड एन असाइनमेंट और ट्रांसमिशन सो अप्रूव शैल नॉट अनलेस इट इज शोन कि वो अप्रूवल फ्रॉड के द्वारा लिया गया या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा लिया गया, तो फिर उसको इनवैलिड डीम नहीं किया जाएगा अंडर दिस सेक्शन और सेक्शन 40. ठीक है, अगर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया है तो इनवैलिड है, बट otherwise will not be deemed invalid if application for registration under section 45 of the title of the person becoming entitled is made within 6 months from the date on which approval is given. 6 महीने के अंदर अंदर अगर ये एप्लीकेशन दी जाती है regarding the title of the person or in the case of transmission was made before that date, तो फाइनलाइज हो जाएगा. वो राइट्स फिर एग्जिस्ट कर सकते हैं दो लोगों के पास भी विद इन इंडिया. 42 किस बारे में बात करता है? कंडीशंस फॉर असाइनमेंट अदरवाइज देन इन कनेक्शन विद द गुडविल ऑफ द बिजनेस, वेयर एन असाइनमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड इज मेड अदरवाइज देन इन कनेक्शन विद गुडविल ऑफ द बिजनेस. मतलब बिना गुडविल के अगर वो आगे असाइन किया गया है ट्रेडमार्क इन विच द मार्क हैज बीन और इज यूज्ड
असाइनमेंट शेल नॉट टेक इफेक्ट, अब यहाँ पे असाइनमेंट ऐसे ही इफेक्ट में नहीं आ जाएगा इस सिनेरियो में, तो ये एक स्पेशल सर्कमस्टेंस है जहां पे विदाउट गुडविल जो है वो फर्दर असाइन किया जा रहा है मार्क। तो असाइनी को क्या करना होगा, नॉट लेटर देन एक्सपायरेशन ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द असाइनमेंट इज मेड और विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड इफ एनी नॉट एक्सीडिंग 3 months। तो 6 months प्लस एक्सटेंडेड पीरियड कितना दिया गया है, 3 months, ठीक है, इन एग्रीगेट as the registrar may allow applies to the registrar for directions with respect to advertisement of the assignment and advertises it। तो पहले तो वो डायरेक्शंस के लिए अप्लाई करेगा कि मैं किस तरीके से एडवर्टाइज करूं इस चीज को, ठीक है, असाइनी, और फिर फर्दर उस चीज को एडवर्टाइज भी करेंगे इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड विद इन सच पीरियड एज द रजिस्ट्रार में डायरेक्ट। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ this section, an assignment of the trademark of the following description shall not be deemed to be an assignment made otherwise than in connection with the goodwill of the business in which the mark is used, namely। मतलब क्या बोला जा रहा है, असाइनमेंट के बारे में जब बोला जा रहा है ना कि इट इज फर्दर बीइंग असाइंड विदाउट गुडविल, तो मतलब वो प्रॉपरली विदाउट गुडविल होना चाहिए, ऐसा ये केसेस में विदाउट गुडविल नहीं माना जाएगा। कौन से केसेस हैं ये, एन असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली सम ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फॉर विच ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड अकम्पनीड बाय द ट्रांसफर ऑफ गुडविल। अगर आपने किन्हीं गुड्स के लिए गुडविल ट्रांसफर कर दी तो फिर ये उस कैटेगरी में नहीं आएगा, विदाउट वाली कैटेगरी में, ठीक है। shall not be deemed to be an assignment made otherwise than in connection with goodwill, ठीक है। प्रॉपर तरीके से अगर बिना गुडविल के है तो फिर वो प्रॉपर तरीके से बिना गुडविल के साथ ही होना चाहिए। अगर आपने सम गुड्स के लिए गुडविल ट्रांसफर की है देन this will not fall into that category। The assignment of trademark which is used in relation to goods exported from India or in relation to services for outside India if the assignment is accompanied by transfer of the goodwill। अगर इस सिनेरियो में भी रिगार्डिंग एक्सपोर्ट बिजनेस आपने गुडविल आगे ट्रांसफर की है, so this also will not fall under the category of without goodwill। 43 assignability and transmittability of certification trademarks। जो हमने certification trademarks देखे थे ना, ISI मार्क, हॉल मार्क, अब क्या इन सबको भी असाइन किया जा सकता है या ट्रांसमिट किया जा सकता है, नो, क्योंकि इसमें बहुत एक स्टैंडर्ड इन्वॉल्व है ना, एक रिलायबिलिटी इन्वॉल्व है, तो इसके साथ ऐसे इसको फर्दर असाइन करके या फिर इसको ट्रांसमिट करके उन स्टैंडर्ड्स को शेक नहीं किया जा सकता। पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। अ सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क शैल नॉट बी असाइनेबल और ट्रांसमिटेबल अदरवाइज देन विद द कंसेंट ऑफ द रजिस्ट्रार। सिर्फ रजिस्ट्रार का जब कंसेंट लिया जाएगा ओनली देन कैन दे बी assigned or transmitted for which application shall be made in writing in the prescribed manner, otherwise नहीं किया जा सकता। Assignability and transmittability of associated trademarks। Associated trademarks जो हैं आपस में मिलते जुलते shall be assignable and transmissible obviously only as a whole and not separately। एक ही person को जाएंगे ना wholly पूरे तरीके से, but subject to the provisions of this act they shall for all purposes be deemed to have been registered as a separate trademark। ऑल्दो देखो, जैसे टाटा टी है एक ब्रांड, ठीक है, एक है टाटा। अब ये जो जाएगा आगे ट्रांसमिट होगा या असाइन होगा, ये पूरा का पूरा होगा टाटा टी, ऑल्दो इसको भी सेपरेटली रजिस्टर्ड माना जाएगा इसको, ठीक है, लेकिन ये ट्रांसफर पूरा होगा लेकिन इसको सेपरेटली रजिस्टर्ड माना जाएगा। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड अंडर सेक्शन 44। 45 में क्या बोला जा रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ असाइनमेंट्स एंड ट्रांसमिशंस वेयर अ पर्सन बिकम्स एंटाइटल्ड बाय असाइनमेंट। अब कोई पर्सन एक एंटाइटल्ड तो हो गए असाइनमेंट के लिए या फिर ट्रांसमिशन के लिए टू अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो फिर अब क्या करेंगे वो, ही शैल अप्लाई इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर टू द रजिस्ट्रार कि अब मेरा टाइटल, मेरा लिखो वहां पे नाम जो ओल्ड ओनर की जगह पे, नाउ माय नेम नीड्स टू बी सब्स्टिट्यूटेड, कि मेरा जो टाइटल है उसको रजिस्टर करो, एंड द रजिस्ट्रार शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन रजिस्टर हिम एज द प्रोप्राइटर ऑफ द ट्रेडमार्क इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज in respect of which the assignment or transmission has effect and shall cause particulars of such assignment or transmission to be entered into the registrar। The registrar may require the applicant to furnish evidence। वो ये भी मांग सकते हैं, एविडेंस मांग सकते हैं एप्लीकेंट से जो अप्लाई कर रहे हैं कि उनका टाइटल जो है वो रजिस्टर किया जाए, कि मुझे दिखाओ आप एविडेंस, या फर्दर एविडेंस डिमांड किया जा सकता है इन प्रूफ ऑफ टाइटल, ओनली जहां पे उनको रीजनेबल डाउट है अबाउट द वेरासिटी ऑफ एनी स्टेटमेंट या फिर डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन फर्निश्ड।
where the validity of the assignment or transmission is in dispute between the parties. अब अगर वो parties के बीच में ही dispute है regarding the validity of the assignment या फिर transmission, the registrar may refuse to register the assignment or transmission until कि उनकी जो rights हैं वो resolve होती हैं, have been determined by a competent court, and in all other cases the registrar shall dispose of the application within the prescribed period. सिर्फ इसी केस में वो आगे wait कर सकते हैं competent court के decision का, बाकी अदरवाइज बाकी केसेस में दे शैल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन द पीरियड इटसेल्फ until an application under subsection 1 has been filed, the assignment or transmission shall be ineffective. Obviously आपको अप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना, to register your name in the title, register your name as the title, new title, तो वो तो मैंडेटरी है, अदरवाइज जो ट्रांसमिशन है या असाइनमेंट है विल be ineffective against a person acquiring or a conflicting interest in or under the registered trademark without the knowledge of the assignment or transmission. अब देखो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात बोली जा रही है यहाँ पे, जब तक आपने अपना नेम ही चेंज नहीं करवाया है ना, आपने रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर जो पहले वाले थे और आपने जाकर के अप्लाई ही नहीं किया, एप्लीकेशन ही फाइल नहीं की रजिस्ट्रार के पास कि हमारा जो न्यू नेम है वो एंटर कर दो आप रजिस्टर के अंदर, क्योंकि नाउ दैट ट्रेडमार्क हैज बीन पर्टिकुलरली असाइन्ड टू मी, है ना, अगर मैंने नहीं करवाया ये चीज, अब अगर कोई इनोसेंट पार्टी है, थर्ड पार्टी है, इनोसेंट पार्टी हु वांट्स टू रजिस्टर दैट ट्रेडमार्क, ठीक है, अब ऑलरेडी अगर वो अप्लाई कर देते हैं फिर, ठीक है, विदाउट द नॉलेज ऑफ असाइनमेंट और ट्रांसमिशन, उनको नहीं पता कि ऐसा कोई ट्रेडमार्क, ये वाला जो ट्रेडमार्क था ये ऑलरेडी असाइन हो चुका है या फिर ऑलरेडी ट्रांसमिट हो चुका है, वो विदाउट ये इस नॉलेज के वो जो थर्ड पार्टी है वो अप्लाई कर देती हैं टू बी द न्यू वन holding that trademark, so then registration can be provided to that person क्योंकि he was not aware, he did not have the knowledge of the assignment or transmission and you have not applied, you haven't filed an application before the registrar, ठीक है, तो यहाँ ये बोला जा रहा है innocent third parties are protected here. Chapter 6 use of trademarks and registered users. अब सेक्शन 46 क्या बोल रहा है, proposed use of trademark by company to be formed etc. No application for the registration of trademark in respect of any goods or services shall be refused, nor shall permission for such registration be withheld on the ground only that it appears that the applicant does not use or propose to use the trademark if the registrar is satisfied that. देखो यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है कि जस्ट बिकॉज अभी आपकी कंपनी एक्चुअल में नहीं फॉर्मुलेट हुई है ना, लेकिन आपको पता है कि आपको कल को एक ऐसी कंपनी आपको बनानी है एंड अभी से यू वांट टू रजिस्टर द ट्रेड मार्क, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो यूज नहीं हुआ है ट्रेडमार्क तो आपको रिफ्यूज कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन. Permission for such registration shall not be withheld only on this particular ground if the registrar is satisfied कि हाँ एक company is about to be formed and registered under Companies Act and that the applicant intends to assign the trademark to that company with a view to use thereof in relation to those goods or services by the company. ये एक्चुअल में रजिस्ट्रार इस चीज के लिए सेटिस्फाई होने चाहिए कि yes that company is about to be formed, प्लस उनको ये भी लगना चाहिए कि उस पर्सन का ये इंटेंशन है टू यूज दैट ट्रेडमार्क टू दैट company with a view to use thereof in relation to those goods or services. The proprietor intends it to be used by a person as a registered user after the registration of the trademark. या फिर अगर वो खुद नहीं यूज करेंगे तो उनका ये इंटेंशन है कि वो फर्दर एक रजिस्टर्ड यूजर जिनको उन्होंने परमिटेड जो परमिशन दे रखी होगी टू यूज इट एंड फर्दर दे आर रजिस्टर्ड एज वेल. सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रजिस्टर्ड यूजर एंड अ परमिटेड यूजर, ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने इनको इंटरचेंजेबली यूज किया बट डू नॉट गेट कंफ्यूज, परमिटेड यूजर इज डिफरेंट, ठीक है, रजिस्टर्ड यूजर इज समवन हु इज एक्चुअली रजिस्टर्ड एज अ यूजर बट परमिटेड यूजर इज समवन जिसको परमिशन तो दी गई है बट इज नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, तो उसके राइट्स वेरी करते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से वेरी करते हैं. तो इस केस में भी जो ट्रेडमार्क है उसको सिर्फ इस बेसिस पे कि अभी कंपनी बीइंग में नहीं आई है तो उसको हम नहीं अलाउ करेंगे मार्क का रजिस्ट्रेशन, दिस इज नॉट डन, ठीक है, अगर प्रोप्राइटर इंटेंड्स टू यूज इट या फिर intends to get it used by the registered user, still it is allowed. The provisions of section 47 shall have effect in relation to a trademark registered under the powers conferred by this subsection as if for reference, and ये कुछ नहीं है इस clause के अंदर,
आगे 47 में हम पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। द रजिस्ट्रार और हाई कोर्ट एज द केस में बी, मेन केस टू विच सबसेक्शन 1 अप्लाइज, जो हमने देखा है ना कंपनी वाला केस, रिक्वायर द एप्लीकेंट टू गिव सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू any opposition or appeal, and in default of such security being duly given may treat the application as abandoned। अब अगर कोई उनके अगेंस्ट में फाइल होती है अपील वगैरह तो उनको सिक्योरिटी डिमांड की जा सकती है उनसे। Wherein a case to which subsection 1 applies, a trademark in respect of any goods or services is registered in the name of applicant who relies on the intention to assign the trademark to a company, then unless within such period as may be prescribed or within such further period not exceeding 6 months as the registrar may on application being made to him in the prescribed manner allow, the company has been registered as the proprietor of the trademark in respect of those goods and services, the registration shall cease to have effect in respect thereof at the expiration of that period, and the registrar shall amend the register accordingly। अब अगर जो कोर्स ऑफ एक्शन था वो उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने 6 मंथ्स के अंदर फाइनली एप्लीकेशन बीइंग मेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर उन्होंने नहीं की, वो कंपनी के साथ उन्होंने जो ट्रेडमार्क उनको रजिस्टर करना चाहिए था, जो उनको यूज करना चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू दैट कंपनी, उन्होंने नहीं किया वो फर्दर यूज, तो ऑब्वियसली वो फिर रजिस्टर को अमेंड कर दिया जाएगा एंड जो उनको परमिशन ग्रांट की गई थी, जो उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर किया गया तो उसको रिवोक कर लिया जाएगा। Section 47, removal from register and imposition of limitations on ground of non-use. A registered trademark may be taken off the register in respect of goods or services in respect of which it is registered on application made in prescribed manner to the registrar or high court by any person aggrieved on the ground that either that trademark was registered without bona fide intention। तो क्यों उसको रिमूव किया जा सकता है रजिस्टर में से? अगर ये प्रूव किया जा सके कि बिना बोनाफाइड इंटेंशन के उसको उसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया on the part of the applicant for registration, that it should be used in relation to those goods or services by him in a case to which the provisions of section 46 apply by the company concerned or the registered user as the case may be, and there has in fact been no bona fide use। अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो ले लिया ये बोल करके कि हम कंपनी एस्टैब्लिश करेंगे एंड वी विल फर्दर बी यूजिंग दैट मार्क, बट एक्चुअली में जब वो कंपनी बीइंग में आई दे डिड नॉट यूज दैट ट्रेडमार्क, है ना, in relation to those goods or services by any proprietor thereof for the time being up to a date of 3 months before the date of application। बस ये है कि जब आपकी वो एप्लीकेशन फाइल हो उसके 3 महीने पहले तक उन्होंने ये यूज नहीं किया, तभी आप वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो ये प्रोवाइजो क्या बोल रहा है ना, ये प्रोवाइजो ये बोल रहा है कि इवन दो नॉन यूज प्रूव हो गया ए क्लॉज में या फिर बी क्लॉज में, बट अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि वो जो नॉन यूज था वो किन्हीं इन फैक्टर्स में की वजह से था, जैसे इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस की वजह से या फिर किस वजह से, गवर्नमेंट बैन्स की वजह से, वॉर की वजह से, मार्केट कोलैप्स की वजह से, लीगल प्रोहिबिशन की वजह से, एंड देयर वाज नो इंटेंशन टू अबैंडन द यूज, है ना, टू अबैंडन द ट्रेडमार्क। तो इसका यही मीनिंग है कि इफ नॉन यूज हैपेंड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड प्रॉब्लम्स, एंड ओनर नेवर मेंट टू गिव अप द मार्क, देन ट्रेडमार्क इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रिमूवल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्लॉज 2 पे। अब क्लॉज 2 किस बारे में बात करता है? ये बोल रहा है जैसे ट्रेडमार्क में बी रिमूव्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। कब होता है ऐसा कि सिर्फ सम गुड्स और सर्विसेज के लिए ट्रेडमार्क का रिमूवल किया जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल देयर वर 10 प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड, ठीक है, बट यूज जो किए गए वो सिर्फ 3 यूज किए गए आउट ऑफ 10, तो फिर जो रजिस्ट्रार है वो बाकी के 7 को डिलीट कर देगा फ्रॉम द, जो उनको प्रोटेक्शन मिल रही, जो उनको मार्क उनके लिए रजिस्टर कर रखा था टोटल 10 के लिए, उसमें से सिर्फ 3 का यूज किया जा रहा है, 3 गुड्स के लिए ही उस मार्क को यूज किया जा रहा है, तो बाकी के 7 को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड ये बी क्लॉज किस बारे में बात करता है कि रजिस्ट्रार में इम्पोज लिमिटेशंस ऑन रजिस्ट्रेशन, लिमिटेशंस भी इम्पोज किए जा सकते हैं, मतलब ट्रेडमार्क में रिमेन रजिस्टर्ड बट विद इन टेरिटोरियल लिमिट्स, टेरिटरी को लेकर के लिमिट्स इम्पोज किए जा सकते हैं, गुड्स को लेकर के लिमिट्स इम्पोज किए जा सकते हैं, सर्विस को लेकर के लिमिट्स इम्पोज किए जा सकते हैं, व्हाटएवर इज नेसेसरी दैट कैन बी डन।
ठीक है, on application by that person in the prescribed manner to the high court or to the registrar, the tribunal may impose on the registration of the first mark such limitations as it thinks fit for securing that the registration shall cease to extend to such use. ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन जो लिमिटेशन है वो भी इम्पोज किए जा सकते हैं। अब जो ये यूज है ना बाय द रजिस्टर्ड यूजर, ये क्या बोला जा रहा है, एन एप्लीकेंट शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिलाई फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 और फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज 2 ऑन एनी नॉन यूज ऑफ द ट्रेडमार्क व्हिच इज शोन टू हैव बीन ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रेड। अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की वजह से नॉन यूज हो रहा था विच इंक्लूड्स रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ इम्पोज्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, कोई लॉ नहीं, अगर मान लो कोई उस पे रोक लगा रखी थी, किसी लॉ के थ्रू ही वो यूज नहीं कर पा रहे थे एंड देयर वाज नो इंटेंशन टू अबंडन और नॉट टू यूज दैट ट्रेडमार्क, फिर इस केस में दैट एक्सेप्शन विल बी ग्रांटेड। अब सेक्शन 48 किस बारे में बात करता है, रजिस्टर्ड यूजर के बारे में। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 49 अ पर्सन अदर देन द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क मे बी रजिस्टर्ड एज अ रजिस्टर्ड यूजर। हमें पता है एक तो होते हैं प्रोप्राइटर जो कि ओनर होते हैं एक मार्क के, है ना, प्लस एक रजिस्टर्ड यूजर भी हो सकते हैं जिनको रजिस्टर किया गया है एज अ यूजर, उनको परमिशन दी गई है बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ एंड उनको रजिस्टर किया गया है एज वैलिड यूजर ऑफ दैट mark. So subject to the provisions of section 49, a person other than the registered proprietor of the trademark may be registered as a registered user thereof in respect of all or any of the goods or services in respect to which the trademark is registered. The permitted use of trademark shall be deemed to be used by proprietor thereof and shall not be deemed to be used by a person other than the proprietor for the purposes of section 47 for any other purpose for which such material used under this act or any other law। किसी और पर्पस के लिए उसको यूज में नहीं लाया जा सकता है, सिर्फ जिसके लिए परमिशन गिवन है सिर्फ उसी के लिए अलाउड है। ठीक है, एंड ऐसा माना जाएगा जब वो रजिस्टर्ड यूजर भी उसको यूज करेगा ना मार्क को, तो ऐसा ही माना जाएगा एज इफ वो प्रोपराइटर के द्वारा ही यूज किया जा रहा है। ठीक है, सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एज रजिस्टर्ड यूजर। अब किस तरीके से होगा रजिस्ट्रेशन एज रजिस्टर्ड यूजर, वेयर इट इज प्रपोज दैट अ पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड एज अ रजिस्टर्ड यूजर, तो उसका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, द रजिस्टर्ड प्रोपराइटर एंड द प्रपोज्ड रजिस्टर्ड यूजर ये जॉइंट एप्लीकेशन फाइल करेंगे, जॉइंटली ये अप्लाई करेंगे इन राइटिंग टू द रजिस्ट्रार कि इसको एज अ रजिस्टर्ड यूजर एक टाइटल प्रोवाइड कर दो, है ना, इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर एंड एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय agreement उनका, है ना, in writing or a duly authenticated copy thereof entered into between the registered proprietor and वो proposed registered user with respect to the permitted use of the trademark. The affidavit made by the registered proprietor or by some person authorized to the satisfaction of the registrar to act on his behalf. किस चीज को लेकर के एफिडेविट, गिविंग पर्टिकुलर्स कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहे हैं एग्जिस्टिंग और प्रपोज बिटवीन द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर एंड प्रपोज रजिस्टर्ड यूजर, इंक्लूडिंग पर्टिकुलर शोइंग द डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना रहेगा प्रोप्राइटर का ओवर द परमिटेड यूज जो कि दिया जा रहा है ना, जिसके रिगार्ड में कंट्रोल अगर प्रोवाइड किया जा रहा है, परमिशन दी जा रही है फॉर यूज ऑफ दैट मार्क उस रजिस्टर्ड ओनर को, उस रजिस्टर्ड यूजर को, तो किस तरीके से वो परमिशन दी जा रही है, व्हाट इज देयर पर्टिकुलर रिलेशनशिप या डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या रहेगा, देयर विच देयर रिलेशनशिप विल कॉन्फर एंड वेदर इट इज इन द टर्म ऑफ देयर रिलेशनशिप shall be the sole registered user or there shall be any other restriction as to any person, किसी और पर्सन को भी क्या वो परमिशन दी जा रही है, तो ये सारी चीजें stating the goods or services जिनके रिस्पेक्ट में ऐसा प्रपोजल है, stating the conditions or restrictions, stating whether the permitted use is to be for a period or without a limit of period, किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए या फिर कोई लिमिट नहीं है उस पीरियड पे, सच फर्दर डॉक्यूमेंट्स और अदर एविडेंस एज मे बी रिक्वायर्ड, है ना, व्हेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सबसेक्शन 1 हैव बीन कंप्लाइड विद द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द प्रपोज्ड रजिस्टर्ड यूजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज एज टू व्हिच ही इज satisfied. The registrar shall issue notice in the prescribed manner of the registration of the person as a registered user, तो नोटिस भी दिया जाएगा to other registered users कि ये जो registered user हैं अब इनको भी ये right दिया गया है। The registrar shall, if so requested by the applicant, take steps for securing the information given for the purposes of application under this section is not disclosed to rival in trade, तो rivals तक वो information नहीं पहुंचनी चाहिए, वो request की जा सकती है।
अगर एप्लीकेंट ने रिक्वेस्ट की है रजिस्ट्रार को कि ये राइवल्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, देन दैट विल आल्सो बी टेकन केयर ऑफ। सेक्शन 50, पावर ऑफ रजिस्ट्रार फॉर वेरिएशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज रजिस्टर्ड यूजर। अब जो उनको एक प्रोटेक्शन दी गई है या जो उनको रजिस्टर्ड यूजर बनाया गया है, उस चीज को वेरी भी किया जा सकता है और कैंसिल भी की जा सकती है वो रजिस्ट्रेशन without prejudice to the provisions of section 57. Registration of person as registered user may be varied by the registrar as regards to the goods or services in respect of which it has effect on the application in writing, may be cancelled by the registrar on the application in writing in the prescribed manner of the registered proprietor or of the registered user or any other registered user of the trademark. किन्हीं भी इन grounds पे है ना, may be cancelled, ये वाले grounds आगे mentioned है, may be cancelled by the registrar on the application in writing in the prescribed manner on any of the following grounds: that the registered user has used the trademark otherwise than in accordance with the agreement, कि जो agreement में conditions mentioned थी उनको breach किया है and is likely to cause deception या फिर confusion, that the proprietor or registered user misrepresented or failed to disclose some fact material for application for registration, कि उन्होंने जो application file किया था for registration वो गलत था, उसमें कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया था फैक्ट्स को लेकर के। that the circumstances have changed since the date of registration, कि जब registration grant की गई थी तब circumstances अलग थे, but now the circumstances are different, that the registration ought not to have been effected having regard to the rights vested in the applicant by virtue of contract in the performance of which he is interested, या फिर मे बी कैंसल बाय द रजिस्ट्रार ऑन हिज ओन मोशन, अगर वो सुओ मोटो भी उनको लगता है, और ऑन एप्लीकेशन इन राइटिंग इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर बाय एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड दैट एनी स्टिपुलेशन इन द अग्रीमेंट बिटवीन द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर एंड द यूजर regarding the quality of the goods or services in relation to which trademark is to be used is either not being enforced or is not being complied with, इस ग्राउंड पे कि जो क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है वो क्वालिटी एक्चुअल में इन्फोर्स नहीं की जा रही है ना, या जो कंडीशंस है वो एक्चुअल में नहीं कंप्लाई की जा रही हैं। मे बी कैंसल्ड बाय द रजिस्ट्रार इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिलेशन टू विच द ट्रेडमार्क इज नो लॉन्गर रजिस्टर्ड। The registrar shall issue notice in the prescribed manner, तो notice issue किया जाएगा। Procedure for cancelling a registration shall be as such may be prescribed, provided that before the cancelling of registration, the registered proprietor shall be given a reasonable opportunity of being heard. Section 51, power of registrar to call for information relating to agreement in respect of रजिस्टर्ड यूजर्स। अब अगर रजिस्ट्रार चाहे तो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन वो इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं बाय नोटिस इन राइटिंग, रिक्वायर एनी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर टू कंफर्म टू हिम विद इन 1 month that the agreement filed under clause A of subsection 1 of section 49 continues to be enforced। अगर उनको कभी भी डाउट आता है बीच में है ना कि whether this registered user जो है ये एक्चुअल में सही है या नहीं, वैलिड है या नहीं, इनके बीच में अग्रीमेंट अभी भी सबसिस्ट कर रहा है या नहीं प्रोप्राइटर और रजिस्टर्ड यूजर के बीच का, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, कभी भी वो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर से ये चीज पूछ सकते हैं और बोल सकते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर मुझे कंफर्म करके बताओ। इफ द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर फेल्स टू फर्निश द कंफर्मेशन विद इन 1 month एज रिक्वायर्ड, रजिस्टर्ड यूजर शैल सीज टू बी रजिस्टर्ड यूजर ऑन द डे इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड। तो अगर वो 1 महीने के अंदर अंदर नहीं कुछ भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई कंफर्मेशन नहीं आता, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो रजिस्टर्ड यूजर अब सीज हो चुके हैं, अब वो उनके पास वो राइट नहीं है टू यूज दैट ट्रेडमार्क। ठीक है, इमीडिएटली जब वो 1 महीना खत्म होता है उसके बाद से। अब सेक्शन 52 किस बारे में बात करते हैं, राइट ऑफ रजिस्टर करता है, राइट ऑफ रजिस्टर्ड यूजर टू टेक प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट। ऑब्वियसली रजिस्टर्ड यूजर के पास भी ये राइट है कि वो प्रोसीडिंग्स ले सकते हैं अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट, सब्जेक्ट टू एनी अग्रीमेंट सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज। देखो अग्रीमेंट में कुछ और बात लिखी है तो वो वही ओवरराइड करेगा। A registered user may institute proceedings for infringement in his own name as if he were the registered proprietor। इसी तरीके से as if कि वो ही registered proprietor है, इसी तरीके से वो एक्शन ले सकते हैं for infringement, making the registered proprietor a defendant and the rights and obligations of such registered user in such case being concurrent with those of registered proprietor। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो infringement का सूट तो खुद से फाइल कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ उनको रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर को डिफेंडेंट पार्टी बनाना पड़ेगा उस सूट के अंदर। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर सो एडेड एज डिफेंडेंट शैल नॉट बी लायबल फॉर कॉस्ट अनलेस ही एंटर्स एन अपीयरेंस एंड टेक्स पार्ट इन प्रोसीडिंग। ओनली अगर वो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर खुद से पार्ट लेते हैं उस सूट के अंदर, उस प्रोसीडिंग के अंदर, तभी वो कॉस्ट पे करने के लिए लायबल होंगे, वरना उनसे कोई कॉस्ट डिमांड नहीं किया जा सकते फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर। 53, नो राइट ऑफ परमिटेड यूजर टू टेक प्रोसीडिंग अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट। अब जो परमिटेड यूजर है
वो अलाउड नहीं है प्रोसीडिंग करने के लिए अगेंस्ट इंफ्रिंजमेंट। सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर को और रजिस्टर्ड प्रोपराइटर के पास ये राइट है, परमिटेड यूजर के पास ये राइट नहीं है। पर्सन रेफर टू इन सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज आर ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2, ये जो है ना परमिटेड यूजर, शैल हैव नो राइट टू इंस्टीट्यूट एनी प्रोसीडिंग फॉर इंफ्रिंजमेंट। तो ये क्लियर रहना है। सेक्शन 54, रजिस्टर्ड यूजर नॉट टू हैव राइट ऑफ असाइनमेंट और ट्रांसमिशन। अब ये जो रजिस्टर्ड यूजर है ना, इनको खुद को यूज करने के लिए ये राइट परमिशन दी गई है कि ट्रेडमार्क आप यूज कर सकते हो, यू हैव बीन रजिस्टर्ड एज अ यूजर, बट फर्दर असाइन नहीं कर सकते ना, ये फर्दर ट्रांसमिट हो सकता। नथिंग इन दिस एक्ट शैल कॉन्फर अ registered user of trademark any assignable or transmissible right of the use thereof. The right of the registered user of trademark shall not be deemed to have been assigned or transmitted within the meaning of this section in the following cases, namely where the registered user being an individual enters into partnership with any other person। अब ऐसा नहीं है कि वो फिर पार्टनरशिप में भी एंटर नहीं कर सकते, और अगर वो पार्टनरशिप में एंटर हुए तो ऐसा थोड़ी मान लिया जाएगा कि उन्होंने आगे असाइन कर दिया वो मार्क या फिर ट्रांसमिट कर दिया वो मार्क। ठीक है, वो पार्टनरशिप में एंटर हुए विद एनी अदर पर्सन फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस कंसर्न, बट इन एनी सच केस द फर्म मे यूज द ट्रेडमार्क इफ अदरवाइज इनफोर्स ओनली फॉर सो लॉन्ग एज द रजिस्टर्ड यूजर इज अ मेंबर ऑफ द फर्म। और वो तब तक ही वो फॉर्म के अंदर वो मार्क का यूज हो सकता है जब तक वो रजिस्टर्ड यूजर वहां के मेंबर है तो। और इस केस में ये नहीं मान लिया जाएगा कि उन्होंने कंडीशन को ब्रीच कर दिया और उन्होंने असाइन कर दिया या ट्रांसमिट कर दिया फर्दर ट्रेडमार्क। देखिए दिस इज वेरी वेल अलाउड कि अगर वो पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं, दैट इज फाइन। Where the registered user being a firm subsequently undergoes a change in its constitution, but in any such case the reconstituted firm may use the trademark if otherwise enforced only for so long as any partner of the original firm at the time of its registration as registered user continues to be a partner of the reconstituted firm। अगर उनके पास जब वो राइट आया था विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन, जो वो रजिस्टर्ड यूजर बने थे तब जो फर्म थी, अगर वो वाली फर्म का कोई भी एक मेंबर न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में भी प्रेजेंट है तो फिर स्टिल इट इज अलाउड, वो जो ट्रेडमार्क का यूज है स्टिल इट इज अलाउड। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2, फॉर द पर्पसेस ऑफ एक्सप्लेनेशन 1, फर्म का क्या मतलब है, जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर दिया गया है। सेक्शन 55, यूज ऑफ वन ऑफ द एसोसिएटेड और सब्सटेंशियली आइडेंटिकल ट्रेडमार्क्स इक्विवेलेंट टू द यूज ऑफ अनदर। अगर मान लो एक कोई एसोसिएटेड मार्क यूज किया जा रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि वो सारे ही जो एसोसिएटेड मार्क्स हैं, अगर कोई ये दिखाना है, मान लो कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो मार्क है इसका यूज हुआ है या नहीं हुआ है, जैसे टाटा टी गोल्ड, तो अगर ये दिखा दिया जाए कि टी का यूज हुआ है ना, जैसे हम देखते हैं कि अमूल गोल्ड, अमूल डायमंड, या फिर ओनली अमूल, अगर ये दिखा दिया जाए, अगर क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू दिस किसका यूज हुआ कि नहीं, तो अगर इसका भी यूज दिखा दिया जाए देन दैट इज गुड। वेयर अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट यूज ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड फॉर एनी पर्पस। द रजिस्टर और हाई कोर्ट एज द केस मे एंड इन सो फार एज इट शैल थिंक फिट राइट except use of the registered associated trademark or of the trademark with additions or alterations not substantially affecting its identity। या फिर अगर वो ये दिखा दे कि उन्होंने जो यूज किया ट्रेडमार्क वो हो सकता है कोई एरर के साथ उन्होंने यूज किया, बट वो एरर ऐसा नहीं था कि वो सब्सटेंस को इफेक्ट करे, एज एन इक्विवेलेंट फॉर द यूज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव। The use of whole of the trademark shall, for the purposes of this act, be deemed to be also use of any trademark being a part thereof and registered in accordance with the section 15 in the name of the proprietor, notwithstanding anything in section 32, the use of part of that registered trademark in subsection 2 shall not be conclusive as to its evidence of distinctiveness। just because ये दिखा दिया जाए कि उसका यूज हुआ, यूज ऑफ द पार्ट हुआ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, ये नहीं है कि उसकी डिस्टिंक्टिवनेस का ये अपने आप में एक एविडेंस हो गया। दैट इज होल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, वो आपको अलग से प्रूव करना होगा रिगार्डिंग डिस्टिंक्टिवनेस अगर क्वेश्चन रेज होता है तो। ये कहीं से उस चीज का एविडेंस नहीं है डिस्टिंक्टिवनेस का। ठीक है। सेक्शन 56, आज का ये लास्ट सेक्शन रहेगा, सेक्शन नंबर 56, यूज ऑफ ट्रेडमार्क फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड एंड यूज व्हेन फॉर्म ऑफ ट्रेड कनेक्शन चेंजेस। द एप्लीकेशन इन इंडिया ऑफ द ट्रेडमार्क टू गुड्स
to goods to be imported from India or in relation to services for use outside India, and any other act done in India in relation to goods to be so exported or services so rendered outside India, which if done in relation to goods to be sold or services provided or otherwise traded in within India would constitute use of the trademark therein. देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पहले तो यहाँ पे बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड क्लॉज 2 में बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज, ठीक है। अगर कोई ट्रेडमार्क किन्हीं गुड्स पे के लिए यूज किया जा रहा है ना, ट्रेडमार्क अप्लाई किया गया उन गुड्स पे, लेकिन उन गुड्स को बेचा नहीं जा रहा इंडिया के अंदर पर उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया के बाहर, और ट्रेडमार्क का तो फिर यूज हो ही रहा है ना, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे वो बाहर हो, यूज इज यूज, है ना। तो ये नहीं बोला जा सकता कल को कोई क्वेश्चन अगर उठता है कि वेदर दैट ट्रेडमार्क वाज बीइंग यूज्ड और नॉट, तो अगर ये भी दिखा दिया जाए कि हाँ उस ट्रेडमार्क का यूज हो रहा था इन एक्सपोर्ट, तो दैट इज फाइन, है ना। अब ये क्लॉज में सेम चीज के बारे में बात की गई है, बस विद रिगार्ड टू सर्विसेज है ये, कि अगर ये दिखा दिया जाए कि दो सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया, दैट इज वेरी वेल फाइन, ठीक है। यही चीज के बारे में यहाँ पे 56 के क्लॉज बी के अंदर भी बताया जा रहा है। जैसे इंडियन कंपनी है, इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन कंसल्टिंग टू यूएस क्लाइंट्स यूजिंग इट्स ट्रेडमार्क इवन दो सर्विसेज कंज्यूम्ड अब्रॉड स्टिल इट इज ट्रीटेड एज यूज, है ना। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के पॉइंट इसी के अंदर है। दिस पॉइंट टॉक्स अबाउट समथिंग एल्स। देखो ये कंफ्यूज मत होना, ये गुड्स एंड सर्विसेज वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना, ये इसी के अंदर क्लॉज 1 के अंदर ही दोनों कंटेंट है। ये कुछ और बात करता है क्योंकि ये बात करता है कनेक्शन इन द कोर्स ऑफ ट्रेड के बारे में। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है, जैसे मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाती हूँ। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि मैंने आपको बताया था कि अगर इंडिया के अंदर ही आपने कुछ रीजन किसी को अलॉट कर दिया, या फिर एक जगह पे वो ओनर कोई ए है और सेम प्रोडक्ट का ओनर बी है, तो ये चीज अलाउ नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया था, शायद सनफ्लावर ऑयल का एग्जाम्पल लिया था मैंने, है ना, कि सनफ्लावर ऑयल अगर ए भी मैन्युफैक्चर कर रहा है एक जगह पे एंड इंडिया के अंदर ही दूसरी जगह पे बी मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो ये तो डिसीव हो जाएगी पब्लिक इससे, एंड दिस विल नॉट बी अलाउड। पर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सपोज अर्लियर सनफ्लावर ऑयल का मैन्युफैक्चरर था ए, ठीक है, देन ट्रेडमार्क ओनर चेंजेस टू मैन्युफैक्चरर बी। मान लो वो मैन्युफैक्चरर चेंज कर दिया गया टू बी, ए से अब वो कौन हो गया, बी हो गया। लॉ सेज दैट दिस चेंज अलोन विल नॉट बी ट्रीटेड एज मिसलीडिंग प्रोवाइडेड, अगर वो चेंज जो किया जा रहा है ना, अगर वो ऑनेस्ट है, उसमें ऑनेस्टी है, प्लस अगर उससे पब्लिक डिसीव्ड नहीं है, पब्लिक नॉट डिसीव्ड, देन दैट इज अलाउड। अगर कोई मैन्युफैक्चर बदल गया है ना, ये पहले ए था अब बी है, एंड देयर इज नथिंग, कोई क्वालिटी के अंदर मैनिपुलेशन नहीं की गई, क्वालिटी वही रखी गई, कोई चीटिंग की इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केसेस में ये चीज भी अलाउड है। The use of a registered trademark in relation to goods or services between which and the person using the mark any form of connection in the course of trade subsist shall not be deemed to be likely to cause deception or confusion on the ground only that the mark has been or is being used in relation to goods or services between which and the said person or a predecessor in title of that person a different form of connection in the course of trade subsisted or subsists। ठीक है, जस्ट इस बेसिस पे अगर ये प्रूव कर दिया जाता है कि देयर वाज अ फॉर्म ऑफ कनेक्शन, कि उनके प्रीडिसेसर पहले मैन्युफैक्चर करते थे एंड नाउ दे आर मैन्युफैक्चरिंग, है ना, एंड देयर इज नथिंग टू डिसीव द पब्लिक, तो फिर दैट इज अलाउड। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। एंड जिनको भी नहीं पता है कि बीएसए की क्लासेस भी आप अभी भी एक्सेस कर सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्स इज अवेलेबल, बीएनएस का भी रिकॉर्डेड कोर्स इज अवेलेबल, अगर आप चाहो तो you can still access these courses। and BNSS की we are having live classes, मैंने already आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था regarding BNSS कि BNSS की मैं रोज लाइव क्लास लेती हूँ at 7 PM। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, अभी 3 या 4 क्लासेस ही हुई हैं BNSS की, तो वो अभी भी एनरोल कर सकते हैं इन BNSS क्लासेस, एंड आपको अब से वो क्लासेस का एक्सेस लाइव तरीके से मिलेगा, एंड बाकी की जो आपकी मिस हो चुकी हैं क्लासेस वो आपको रिकॉर्डेड तरीके से मिल जाएंगी। ठीक है,
तो जिनको भी एनरोल करना है आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल टू बी वेरी स्पेसिफिक, उसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड बाकी भी अगर आपको नहीं भी, फॉर एग्जाम्पल इन क्लासेस की आपको जरूरत नहीं लगती, अगर आपके ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड हैं, तो यू आर गुड टू गो। बट अपडेट्स के लिए कोई भी अपडेट रिगार्डिंग द लेक्चर्स, रिगार्डिंग द अपकमिंग लेक्चर्स, रिगार्डिंग, मुझे अगर कोई आपसे ओपिनियन भी चाहिए होता है कि आपको अब नेक्स्ट क्या चाहिए, तो मैं ना पोल डालती हूँ उसका, ठीक है। तो वो जो पोल है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अटेंड, क्योंकि उससे मुझे समझ में आता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड वो टेलीग्राम पे जाता है पोल। एंड आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप सो दैट आप कनेक्टेड रहो मेरे से, जो भी मैं रिसेंट लेकर के आऊं, है ना, कोई भी नया लेक्चर, कोई भी नया सब्जेक्ट, में आपकी एडवाइस टाइम टू टाइम मांगती रहती हूँ आपसे कि आपको अब किस सब्जेक्ट पे मैं वीडियो लेकर के आऊं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ताकि आपके लिए ही तो ये वीडियो कोर्सेज आते हैं ना, आपके लिए ही यूट्यूब पे वीडियोज आती हैं, आपके लिए ही ये कोर्सेज लॉन्च होते हैं। तो अगर आप लोग ज्वाइन ही नहीं करोगे टेलीग्राम चैनल, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको अभी प्रेजेंट आपकी नीड क्या है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शंस भी देती रहूंगी 4-5 सब्जेक्ट्स में से कि आपको कौन सा चाहिए, या 2-3 सब्जेक्ट्स में से जो भी मुझे लगेगा, है ना, कि आपको अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, अभी आपको नीड ऑफ द आवर क्या है, तो उस हिसाब से आप मुझे आंसर करोगे, तो जो भी मेजोरिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन आएगा, जैसे हमने लास्ट टाइम भी सीबीआई एपीपी के टाइम पे यही तो किया था ना, पोल के थ्रू ही हमने डिसाइड किया था कि हमारे सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस क्या रहने वाला है, या कौन से सब्जेक्ट में आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, जिससे मुझे आइडेंटिफाई मैं कर पाई थी कि कंपनीज एक्ट पे आपको नहीं मिल रहे थे कहीं से लेक्चर्स, एंड आपको जरूरत लग रही थी कंपनीज एक्ट में हेल्प की, एंड आई हेल्प्ड यू अकॉर्डिंगली, एंड उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हुआ है स्टूडेंट्स को, जिन्होंने वो अच्छे से सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट, ठीक है, कि आपको पता चलता रहे कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है, ठीक है। So that is all for today's video. I hope you liked the session, and if you did, please like the session and subscribe to the channel, and in order to boost my enthusiasm you can even comment down below. उससे मुझे लिटरली बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है कि यस एक्चुअली आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है। एंड अगर आपको कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड, क्योंकि देखो ये एक्ट ना थोड़ा है कॉम्प्लेक्स, मुझे भी 1-2 बार अच्छे से गो थ्रू करना पड़ता है, इवन फॉर दैट मैटर मैंने पहले ये एक्ट पढ़ रखा है अच्छे से, लेकिन फिर भी मुझे भी दोबारा गो थ्रू करना पड़ता है ना, आपको पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं बिना ब्रशअप किए अपने कॉन्सेप्ट्स और मैं आपको पढ़ाने आ जाती हूँ, क्योंकि ये जो एक्ट है ना, इसके एक एक वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। कुछ एक्ट ऐसे होते हैं, जैसे हमने जो पहले सीबीआई एपीपी में करे थे कुछ एक्ट, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सीवीसी एक्ट, वो सारे इंटरकनेक्टेड थे, तो एक बार हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो फिर वो फ्लो में चलते चले गए। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि ट्रेडमार्क्स एक्ट में ये फ्लो में जाने वाली चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी एंट्री केसेस इन्वॉल्व हैं। हर सेक्शन के अंदर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है, एक डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस इन्वॉल्व है, हर एक सेक्शन अलग बात करता है ना। कहीं कहीं कनेक्शन भी है, बट हाँ काफी टर्मिनोलॉजीज अलग हैं, पहली बार आप सुन रहे होंगे, है ना। तो इसीलिए जिनका तो आईपीआर का बैकग्राउंड है, जिन्होंने मास्टर्स वगैरह आईपीआर में कर रखी है, या फिर जो उन्होंने पहले ये सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, उनके लिए मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ, बट इन जनरल ये सब्जेक्ट्स कम पढ़ते हैं, कम पढ़ाए भी जाते हैं ये सब्जेक्ट्स, क्योंकि जुडिशरी वगैरह में भी ज्यादा स्टेट्स में ये पूछे जाते नहीं है ना, सिर्फ दिल्ली वगैरह में आई गेस ये पूछे जाते हैं, और वो भी मेंस में। तो इसीलिए मैं बार बार इस चीज को आपको बोल रही हूँ कि इन सब्जेक्ट्स में जब आप पढ़ो ना, जब आप, क्योंकि अगर आपने एग्जाम देना है यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर का, या फिर कोई भी एग्जाम जिसपे ये एक्ट्स पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक वर्ड का पता होना जरूरी है। ओनली देन कैन यू आंसर दोज क्वेश्चंस, क्योंकि वो क्वेश्चन सिर्फ प्राइम एफएसआई ऊपर ऊपर से पढ़ के बेयरैक्ट सॉल्व होने वाले नहीं होते हैं, बहुत डीप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड यू कैन ओनली आंसर दोस क्वेश्चंस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। तो प्लीज जो भी मैंने आपको बताया प्लीज उसको ध्यान में रखना, एंड अगर आपको कोर्सेज वगैरह के बारे में भी कोई अपडेट लेना हो, या आपको ज्वाइन करने हो कोर्सेज, टेलीग्राम ग्रुप इज द ओनली सोर्स फ्रॉम वेयर यू कैन गेट एनी अपडेट रिगार्डिंग द lectures that are being uploaded on the Noor of Law or will be uploaded, या फिर regarding the courses, हर तरीके की इंफॉर्मेशन जो भी पढ़ाई के रिलेटेड है, जो भी आपकी बेटरमेंट के रिलेटेड है, वो उसी ग्रुप में शेयर होती है। तो प्लीज इट इज
रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कर लो, ताकि कोई भी आप मिस आउट ना करो अपडेट्स, है ना, और आपका जो ओपिनियन है वो मैं नोट डाउन कर पाऊँ और आपका ओपिनियन मिस आउट ना हो जाए। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।